अगर आप नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठ रहे हो, भगवान सूर्यदेव की आराधना कर रहे हो, तो चाहे 7 जन्म की दरिद्रता, वो दरिद्रता दूर होती है। और लोगों ने, एक नहीं हजारों लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर वो राक्षस का जो फोटो टाइप होती है वो टांग देते हैं, जूते चप्पल टांग देते हैं, घोड़े की नाल लगा देते हैं। तो क्या उनका सही में इम्पैक्ट होता है? ये हमें करना चाहिए? जनवरी से 2 जून तक मेष राशि वालों के लिए एजुकेशन, मैरिज और प्रॉफिट हाउस, ये सारे बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। कर्क यानी कैंसर 2026 कैसा रहने वाला है? जून एक ऐसा समय है जहां पर इनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। 5 मिनट में करोड़पति होइए, 24 घंटे में करोड़पति होइए। क्या सही में ये उपाय काम करते हैं? और बिना सोचे समझे इंसान को ये उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आप इन चक्करों में मत पड़ो। आपको घड़ा धन मिले या ना मिले, लोगों को आपका धन जरूर मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों फेमस हो रहे हैं आज की डेट में। आपके हिसाब से दोनों इकट्ठा काम करते हैं या किसी एक की वैल्यू ज्यादा है? अब ये ना न्यूमरोलॉजी वाले अगर मैं कुछ बोलूंगा तो भड़क जाएंगे मेरे ऊपर। अगली राशि पे आ जाते हैं आचार्य जी। जेमिनाई, मिथुन। मंगल की स्थिति क्योंकि ऐसी रहेगी जहां पर आपके कुलीग आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, तो वहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर वृषभ राशि वाले माता लक्ष्मी या दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, पूरे साल इस उपाय को करो, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू यूएनआई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, आचार्य राजकुमार पांडे जी। आप समझ ही गए होंगे, आज का यह पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हमें आचार्य जी ने बताई हैं। साथ ही साथ हम अपने व्यूअर्स के द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आज आपका। बिल्कुल, आपके दर्शकों का भी और आपका भी स्वागत है, और इसके लिए धन्यवाद कि आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जी, बस ये तो हमारे भाग्य हैं कि आप आए हैं। और आपके बारे में मैंने सुना है कि आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक और एक्यूरेट होती हैं। तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि कैसा उनका 2026 रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास हमारे व्यूअर्स के आते हैं, तो हम जानना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे हम सभी जानते हैं कि सूर्य का साल आ रहा है 1 नंबर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बच्चों को बहुत सक्सेस मिलने वाली है। तो आप बताइए कि किन लोगों को सक्सेस मिलेगी और ये क्या सच है, ये जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं? देखिए, बेसिकली इसमें मैं कहूँगा कि हाँ, ये सच है। अच्छा। लेकिन सबके लिए सच ना अलग अलग है जी। वो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर कि आपके नेटल चार्ट में प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस कैसा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये साल जो है, मैं इतना जरूर कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और जैसा कि अभी अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दौर भी शुरू हो जाएगा जी, है ना। अभी सारी एकेडमिक से लेकर के और बाकी की जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं वो भी सारे होंगे। तो ऐसे में ना एस्ट्रोलॉजी अच्छा हेल्प कर सकती है। आप केवल इस बात पे मत जाइए कि साल बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छा करेंगे। जी, जी। आप क्या कर सकते हो, उसमें एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। जी। जैसे एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा मैं, कई बार क्या होता है, आप बने होते हो किसी और चीज के लिए, कर कुछ और रहे होते हो। आजकल की एक सच्चाई है कि पेरेंट्स बच्चों पे इतना प्रेशर बिल्डअप करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कि भाई आपको नीट ही करना है, आपने जेई करना है ना। तो बच्चा उसके लिए बना है कि नहीं बना है ये देखे बिना, तो यहां पर अगर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस हो तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि जब कंसल्टेंसी देते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। एक पेरेंट ने मेरे को अप्रोच किया कि वो बच्चा एक्चुअली क्या था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। 3 अटेम्प्ट उसने दिए और 3 अटेम्प्ट में भी उसका नहीं हुआ। तो पेरेंट्स को लगा भाई एक बार कंसल्ट करना चाहिए। जी, जी। अब जब कंसल्ट किया उन्होंने तो मैंने बच्चे की कुंडली में देखा और मुझे एक पॉइंट दिखा उसके अंदर। क्या पॉइंट दिखा? शनि उसके 8वें घर में बैठा था। इतना मुझे याद है, और क्यों याद है वो मैं आगे आपको डिक्लेयर, ये आज की बात नहीं, काफी पहले की बात है। शनि उसके 8वें घर में बैठा था, केतु 4थे घर में था और बुध दूसरे घर में था। मैंने उससे बरबस पूछा कि
आपकी रुचि कुछ खोज करने में क्या, कुछ पुरानी चीजों को एनालाइज करना, उसको ओपन करना या उसके बारे में जानकारी करना। कह रहा जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने रिस्क लेते हुए मैंने कहा आप इसको मेडिकल में नहीं, ओके आप इसको हिस्ट्री में भेजिए और हाँ इसका इंटरेस्ट जो है वो पुरातात्विक चीजों की तरफ है। ओके और उस बच्चे ने अपना स्ट्रीम चेंज किया, आज की डेट में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI में एक अच्छी पोस्ट पर है और अपने उस काम को कर रहा है जिसके लिए वो बना था। अच्छा, जो तो एस्ट्रोलॉजी हमारी इतनी हेल्प कर सकती है बिल्कुल प्रोफेशन चुनने में। देखिए आप किन किन प्रोफेशन के लिए सुटेबल है, हम्म, ऐसा नहीं कि वो केवल ASI के लिए ही था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए था, जी जी लेकिन ऐसे कोई भी काम जो रिसर्च वाले होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जैसे सैटर्न की पोजीशन, मरकरी की और केतु की देख करके कि भाई ये गोपनीय चीजों को ढूंढना या उनके बारे में पता करना, तो एक मेरे मन से निकला हम्म, कि क्या ऐसी रुचि है। उसने कहा जी जी तो उसने फिर जब बात होती है तो इंटरेस्ट अपना आता है सामने ना, हाँ तो वो जब इंटरेस्ट आया, उनके पेरेंट्स को समझाया, सही डिसीजन लिया और आज वो अपना प्रोफेशन सक्सेसफुल ठीक ढंग से सक्सेसफुली एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी ऐसे आपको गाइड कर सकती है, लेकिन उसके लिए आप ये सोचो कि कोई बेवजह के उपाय करके हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अब बात आती है, एक सूर्य का साल है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहूंगा ना, देखिए एक ट्रेंड चलता है क्या, और मैंने अक्सर कर देखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ना रात में लेट नाइट पढ़ते हैं और सुबह फिर वो दिन में 12 बजे उठते हैं, जी है ना। और मैं कहता हूं कि ये हैबिट थोड़ी सी चेंज करो। रात्रि में ना निशाचर का समय होता है, आप ऐसे प्लान करो कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो, सुबह सूर्य को जल अर्पित करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। कारण ये है केवल सूर्य का साल नहीं, सूर्य को मजबूत करो। ओके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को नियमित जल अर्पित करना आपकी सक्सेस के रेशियो को इंक्रीज करता है। ओके इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि जैसे हम ये बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या जो स्कूल में है, कॉलेज में है, जो नॉर्मल एग्जाम्स दे रहे हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, उन पे भी एप्लीकेबल होगा ये? देखिए स्टडी तो किसी भी तरीके की कर रहे हैं, वो एक बेस बन रहा है। जी। अभी आप एकेडमिक में हो, हाँ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जी तो सूर्य का मजबूत होना ये तो ठीक है, ये एक मैटर आ गया, भाई सूर्य का साल है जी जी तो हमने कंसिडर किया। मैं सबको बोलता हूं, है ना, ये कि स्टूडेंट को तो खास तौर पे और इवन वर्किंग प्रोफेशनल को भी, कि आप सनराइज से पहले उठने की प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल में आपको चेंज नजर आ जाएगा। कहते हैं ना, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्योपजायते। अगर आप नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठ रहे हो, भगवान सूर्यदेव की आराधना कर रहे हो, तो चाहे 7 जन्म की दरिद्रता हो, अच्छा वो दरिद्रता दूर होती है। और लोगों ने, एक नहीं हजारों लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, लेकिन सही तरीके से। आप ये सोचो कि नहीं जी बस आचार्य जी ने बोल दिया तो हम लोटे में जल भरे और दे दें, नहीं, उसका तरीका है, उस तरीके के अनुसार जल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल में आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा अपनी लाइफ में। ओके तो बच्चों के लिए यही है कि अपना पढ़ाई तो करते रहे, हाँ, लेकिन बिल्कुल। साथ साथ अपना सूर्य को भी बिल्कुल बिल्कुल। मजबूत और करें। उसमें भी ना थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, देखिए ये एक जनरल टिप्स थी। एक्चुअली बच्चे की कुंडली को ठीक ढंग से एनालाइज कीजिए। हो सकता है उसको और किसी सपोर्टिव प्लेनेट की जरूरत हो। लाइक जैसे मैं बोलूं, कई बार क्या होता है ना, कहते हैं ना मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जी पता लगा कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में ना, या राहु से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के भीतर ना शुरू में क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, उसे लगेगा अरे मैंने तो जितना पढ़ा था सब भूल गया। तो ऐसी स्थिति में हमें उसको मून को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए भी ना, देखिए ये नहीं कि बेफजूल के उपाय कीजिए, बहुत सिंपल, हमारे शास्त्रों में बहुत सटीक और सिंपल उपाय बताए गए, वो करेंगे ना तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो एक सूर्य का तो जनरल ओवरव्यू है। हो सकता है उसकी राहु की महादशा चल रही हो जो उसको, उसके फोकस को डाइवर्ट कर रही हो। तो ऐसी स्थिति में उसकी कुंडली का एनालाइज करके अगर हम गाइडेंस देते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा गाइडेंस होता है। ओके आचार्य जी, इसी में मैं एक क्वेश्चन, अगला भी मेरा इसी से रिलेटेड है। जैसे हमने बात की कि तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में आ चुके हैं। हमने नीट की बात की, मतलब डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, वो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। मेरी अपनी डॉटर 2nd ईयर MBBS कर रही है, उसने भी नीट दिया था। बट क्या उसके बाद, मतलब हमने कोई कुंडली नहीं दिखाई, बिना कुंडली दिखाए अगर वो बच्चा उस प्रोफेशन में है तो क्या वो उसमें सक्सेस उसको मिलेगी? और अगर सक्सेस नहीं मिल रही है करने के बाद भी,
तो क्या इसका मतलब फिर एस्ट्रोलॉजिकल फॉल्ट है? देखिए ऐसा ना, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि अपने कुंडली कोई नहीं दिखाई लेकिन बच्चा नीट में गया। जी। कुछ चीजें ना, जैसे कहते हैं प्रारब्ध, गोस्वामी जी ने लिखा है प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। जी। पास्ट लाइफ का जो कार्मिक है आपका, हम्म। वो इस जन्म में ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा। आप देखोगे ना, कुछ बच्चे उसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। कुछ बच्चे 1 या 2 अटेम्प्ट में अपने उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उनका पास्ट लाइफ का अच्छा कर्म है। ओके। दूसरी बात यह है कि अब इसके लिए कुंडली दिखाई तो हमने कोई अपराध नहीं कर दिया। जी। ठीक है, उसका प्रारब्ध अच्छा था, उसकी डेफिनेटली उसकी कुंडली स्ट्रांग होगी कि उसको ये सक्सेस मिल गई। अब बात आती है कि जी कर लिया लेकिन फिर सक्सेस नहीं मिल हाँ। रही है। तो देखिए कई बार ये टेम्परेरी होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमारे पास ऐसे ना मेडिकल फील्ड के ही बच्चे आते हैं। जी जी। एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, और आजकल तो लोगों के पास पैसा भी है तो प्राइवेट भी करवाते हैं। जी। मतलब ये एक अलग, सबकी हाँ। अपनी अपनी अप्रोच है। लेकिन जब वो अभी रिसेंट की एक घटना, एक डेंटिस्ट थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ के। अब जब उन्होंने अपना बीडीएस कर लिया ना, तो वो डरने लगे कि नहीं मेरे से गलती हो जाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं प्रैक्टिस सक्सेस होगी कि नहीं होगी, मैं क्या करूं, मैं कुछ और करूं क्या। जब मैंने कुंडली देखा तो मुझे लगा कि नहीं, देखिए डेंटल वालों का मैक्सिमम काम जो है एक तरीके से माइनर सर्जरी है। हाँ। मार्क्स वगैरह की पोजीशन सबकी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, जब सब कुछ करके बाहर आए ना, तो राहु में चंद्रमा का इंपैक्ट शुरू हो गया। अच्छा। और खास करके देखो, मैं ये शास्त्रोक्त बात नहीं बता रहा, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। 90% लोगों की लाइफ में जब ये राहु का टाइम पीरियड समाप्त होने वाला होता है ना, तो ये जो आता है समय राहु में चंद्रमा का, जी। ये टाइम पीरियड ऐसा, इसके 1000 एग्जाम्पल है मेरे पास, जहां आदमी के अंदर सब क्वालिटी थी लेकिन उसके मन में डर आ गया। अब उनको हमने समझाया, हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप अपनी प्रैक्टिस मत करो, अभी आप 1-1.5 साल ना जॉब करो। जी। उसमें क्या, राहु में चंद्रमा निकल जाएगा। उनके लिए प्रोफेशन गलत नहीं है, टाइम बाउंड नेगेटिव वो इम्पैक्ट है। अब इसमें अगर गाइडेंस ना मिले ना, तो आदमी कई बार प्रोफेशन चेंज कर लेता है। हाँ, वही जबकि वो बने उसी के लिए। ओके। बने उसी के मतलब लिए, आपने अगर वो प्रोफेशन चूज किया है, पढ़ाई किया है, तो इट मींस आप बने उसी के लिए। बने उसी के लिए, लेकिन कहीं कुछ आपके प्लैनेट साथ नहीं दे रहे तो आप गाइडेंस ले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है मेरे पास जहां इंसान अपने ट्रैक पे भी सही रहा, लेकिन थोड़ा समय ऐसा आया, जैसे अब मैं कहूं रिश्ते की बात करते हैं, इससे आपके दर्शक ना ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। जी। आप देखोगे ना कई बार की कुछ कपल हैं जिनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भाई इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, बड़े आराम से रहते हैं। अचानक आपको 1 साल बाद सुनने में आता हो तो कोर्ट में मैटर चल रहा है डाइवोर्स का। सही बात है ना। और इन चीजों में ना मैं बहुत देखता हूँ, और इनको डील करने का तरीका बहुत आसान है। अभी एक रिसेंट की घटना है 2022-23 की, शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं। वाइफ की कुंडली में शुक्र में केतु शुरू हुआ और हस्बैंड की कुंडली में सूर्य का अंतर आया। मुझे महादशा ठीक ढंग से याद नहीं, पर कहानी बता रहा हूँ क्या है। दोनों हैप्पी मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे थे और अच्छा समय हो गया था शादी को, करीबन 8-9 साल हो गया था जी। जब ये टाइम शुरू हुआ ना, तो दोनों में मतलब एक तरीके से कहें ना, रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। वाइफ को अननेसेसरी सकोरा और हस्बैंड कह रहा मेरा ऐसा कुछ है ही। जब कुंडली देखी हमने तो दोनों को काउंसलिंग की कि देखो ये टाइम चाहता है आप लोगों के भीतर सेपरेशन, कि आप लोग हो जाओ अलग, तो एक टेम्परेरी सेपरेशन ही कर लो ना। टेम्परेरी सेपरेशन इन द सेंस दोनों वर्किंग थे। अच्छा। मैंने कहा आप अपने मायके से काम करो, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो और उनका नेचर ऑफ वर्क भी ऐसा था। जी। मैंने कहा कम से कम 6 महीने आप इनसे दूर रहो। अच्छा। और जब वो 6 महीने दूर रहे, धीरे धीरे इंपैक्ट खत्म हुआ, फिर वापस रिश्ता नॉर्मल हो गया। और नहीं, यही 6 महीने ना रिश्ते को अलग कर देता। इतना स्ट्रॉन्ग काम करते हैं ग्रह। मैं अब आपको क्या बताऊं कि मतलब जैसे कहते हैं ना, हनुमान जैसे सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते, लेकिन जिन लोगों ने हमसे कंसल्टेशन लिया है वो इस बात को जानते हैं। हमारी टीम एक बात बोलती है कि हमारे यहाँ 1 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक इन द सेंस कि आपने एक बार कंसल्टेशन लिया ना, आपको समझ में आ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है, और करना कुछ नहीं है। अब देखिए, इसका एक सोल्यूशन बहुत से लोग ये भी दे सकते हैं, भाई ये पूजा कराओ, वो कराओ, ऐसे कराओ, वैसे कराओ। और मैं कहता हूं कुछ नहीं, जो प्लेनेट चाहते हैं वैसा ही करो। ओके। आपकी मर्जी है, लड़के कोर्ट में जाना चाहते हो, या मर्जी है जिनका प्रारब्ध बहुत खराब होता है वो नहीं समझते, जिनकी किस्मत में मतलब जैसे प्रारब्ध है ना 3 प्रकार का है, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़।
अच्छा। जिनका दृढ़ प्रारब्ध है कि नहीं बेटा तुम्हारी शादी तो चलनी नहीं है, वो फिर चाहे आचार्य जी कितना भी समझा ले, वो हस्बैंड वाइफ नहीं समझेंगे। लेकिन जिनका टेम्परेरी इंपैक्ट है वो समझ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं बिना किसी स्पेशल दूसरे सहारे के। आप उस टाइम को निकाल लो। इसको थोड़ा सा और अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं ताकि आपके यूजर समझ सके, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत बदलेगा, वो आपको आपके टाइम से इंट्रोड्यूस कराएगा जी। कब टाइम अच्छा है और कब टाइम ऐसा है जहां आपको सावधानी रखनी, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो। वही समय आपको तोड़ भी सकता है और वही समय आपको जोड़ भी सकता है जी। एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस केवल इतना करता है। अच्छा, बट ग्रह हमारे ही काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने बोला कि कई बार हम ये सोचते हैं शायद नजर लग गई कि अभी आ रहा है कि क्या कपल है और 1 साल बाद डिवोर्स हो जाता है, तो ये नजर से ही रिलेटेड मैं अगला आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर वो राक्षस का जो एक फोटो टाइप होती है वो टांग देते हैं, जूते चप्पल टांग देते हैं, घोड़े की नाल लगा देते हैं। तो क्या उनका सही में इम्पैक्ट होता है? ये हमें करना चाहिए? अब देखिए, इसमें ना मैं इतना कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे खून में ना रच बस गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि राई लेकर के और मिर्च लेकर नजर उतारना, फिटकरी से नजर उतारना। हाँ। और मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, कारण ये है कि ये ना बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और लोगों को चाहे साइकोसूडो इफेक्ट कह दो आप कि मानसिक उनको आराम भी मिलता है। हाँ। तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। लेकिन आपके हिसाब से नजर उतरती है अगर हम नजर उतार? देखिए, मैं अगर जो आपको ईमानदारी से कहूँ तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैंने मल्टी टाइम देखा है कि माएँ इसको करती हैं और ये तो घर की बात है, बच्चों के लिए तो बोला ही जाता है, बच्चों के लिए बोला था। हाँ। और आप देखना कि मेरे भी घर में बच्चे हैं तो पता लगता है कि बच्चा हेल्थ भी ठीक है, उसकी सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दूध पीना छोड़ देता है जी। जब आप ऐसे करते हो तो दूध पीने लगता है। हाँ। अब इसके पीछे का साइंस क्या है मुझे भी नहीं मालूम, कुछ तो डिवाइन फोर्स है जो चलती है। लेकिन एक बात आपने कही ना जो बहुत अच्छी कही कि घर बनाया आपने, करोड़ों रुपए लगा दिए और जब घर बहुत अच्छा बन गया तो उस पर एक राक्षस का मुखौटा लगा दिया। ठीक है, वो इसलिए है कि भाई घर को नजर ना लगे, क्योंकि एनर्जी तो दोनों है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। लेकिन इसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि हम राक्षस का ही मुखौटा लगाएं, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम जूते ही लटकाएं। बहुत से घरों में आप जूता लटका हुआ देखो। मैं एक बात कहता हूँ, आप सूटेड बूटेड होके गले में जूता लटका सकते हो, बिल्कुल नहीं। घर को क्यों श्रापित कर रहे हो? इतना अच्छा घर बना, उसकी बजाय ना आप रामायुद्ध लगाओ। अच्छा, रामायुद्ध? हाँ, रामायुद्ध। ये जैसे इसमें आप देखोगे ये चिन्ह बने हुए हैं, मैं आपके व्यूअर्स के लिए कर दे रहा हूँ। इसमें ये चिन्ह बने, ठाकुर जी का धनुष है, तिलक है, बाण है। अब आप कहोगे जी ये क्यों लगाए, इसमें ऐसा क्या है? आप रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो लंका जाकर के वो आपको मतलब डिटेलिंग हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उनकी पूंछ में रावण ने आग लगवा दी, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, है ना, लेकिन एक घर नहीं जला। कौन सा? विभीषण का। गोस्वामी जी ने लिखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद जहां देख कपि हर्षाए। उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये कोई वैष्णव भक्त है। अच्छा। यहाँ ठाकुर जी के जो चिन्ह है वो बने हुए हैं और तुलसी का बिरवा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सब करने के बजाय अगर अपने घर पर रामायुद्ध का प्रतीक चिन्ह लगाओ, अपने घर के आगे तुलसी का वृक्ष रखो, आपके घर में यमराज का प्रवेश नहीं होगा। अच्छा, मतलब मेन एंट्रेंस पे आप कह रहे हैं? मेन एंट्रेंस पे लगा दीजिए। लेकिन जैसे आजकल तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सीढ़ियां सबकी हाँ, तो कॉमन है, अपने दरवाजे के ऊपर लगा दो ना आप। नहीं, तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा जैसे अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं। हाँ, कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक नेगेटिव चीज आएगी, जो लोग देखेंगे ना उनमें कुछ लोग बड़े दिमाग वाले होते हैं। अच्छा आचार्य जी, मतलब रामायुध लगा दे तो यमराज नहीं आएंगे, इसका मतलब मरेंगे नहीं। अरे हानि लाभ जीवन मरण यश यश विधियात, ये सब विधि के हाथ है, चॉइस आपकी है। क्या चॉइस है? देखिए, मरना सबको है, मुझे भी जाना एक दिन। आप ये चाहते हो कि घसीट के ले जाएं आपको, यम के दूत आए वो पकड़ के ले जाएं, यम पास में बांध के ले जाएं, या चाहते हो भगवान के पार्षद आए? भगवान के पार्षद आएंगे तो बड़ी इज्जत के साथ लेके जाएंगे। देखिए, माना जाता है ये जो मैंने तिलक लगा रखा है वैष्णव संप्रदाय का तिलक है। अच्छा। तो ये एक तरीके का ना हमारा पासपोर्ट है। अच्छा। मतलब ऐसी तक मान्यता है कि अगर ये तिलक है और बाई चांस व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो भी उसको यमदूत नहीं ले जाते हैं, उसको भगवान के पार्षद ले जाते हैं। और भगवान के पार्षद आपको
नरक में नहीं ले जाएंगे, यमपुरी नहीं ले जाएंगे, वो ठाकुर जी के पास ही ले जाएंगे। अच्छा। है ना? तो जी, जी। ये मैं कहता हूं कि एक रामायुद्ध का प्रतीक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, ठाकुर जी की कृपा रहेगी। दूसरा, सनातन धर्मी है आप, ये सबको पता लगेगा। है ना? आपका घर, मतलब अब मैं आपको कहूं तो मेरे घर की ना चर्चा पूरी लोकेशन में अलग होती है, क्योंकि लगा हुआ वो। अच्छा। है ना? तो जी, सब कहते हैं अच्छा रामायुद्ध वाला घर, तो ये है इसमें। जी जी जी। आचार्य जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है उपाय। जी। सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन हम बड़े अच्छे अच्छे उपाय देखते हैं। 5 मिनट में करोड़पति होइए, 24 घंटे में करोड़पति होइए। तो आपका क्या कहना है कि क्या सही में ये उपाय काम करते हैं, और बिना सोचे समझे इंसान को ये उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आपने खुद ही एक बात कही अभी कि 5 मिनट में करोड़पति बनिए। जी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर 5 मिनट की बात छोड़ें, 5 महीने में भी करोड़पति बनने का उपाय अगर मेरे पास हो, मैं क्यों बताने लगा? जी। मैं क्यों बताऊंगा इसको? मैं खुद नहीं करूंगा। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि जी ये उपाय, हाँ उपाय हैं, मैं अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं उपाय है, उपाय आपको करने चाहिए। लेकिन कौन से उपाय? जो शास्त्रोक्त प्रमाणिक उपाय है। जैसे अगर शनि की 7.5 चल रही है, इसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय बताएंगे, लेकिन दशरथकृत शनि स्तोत्र शास्त्रोक्त है, ये उपाय कीजिए, समझ में आएगा। बिना वजह वाले जो उपाय है ना, ये केवल बेड़ा गर्क करते हैं। मेरे मुंह से जो भी निकल जाए वो उपाय कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए उपाय काम करते हैं, लेकिन हर मुंह से निकली बात उपाय नहीं हो सकती। एक छोटा सा वाक्य आपको शेयर करता हूं, इससे आप समझ जाओगे कि लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट कितना गलत पड़ रहा है। एक कंसल्टेशन बुक हुई हमारे यहाँ, और उसने कंसल्टेशन किस लिए बुक किया? कह रहा आचार्य जी बहुत से लोगों से बात की मैंने, और बहुत से लोगों ने मेरे को बहुत पैसे ले लिए और बहुत मेरी पूजा कराई। मैंने किस बात की? कह रहे लोगों ने मेरे को ये कहा कि गड़ा हुआ धन मिलेगा। मैं कहा लोगों ने कहा या आपने कहा? जी। कह रहे जी मैं यही पूछता हूं कि गड़ा हुआ धन मेरी किस्मत में है कि नहीं। मैं कहा कौन मना करेगा? और कह रहे उसके लिए मैंने बहुत सारी पूजाएं कर ली, किसी ने जहां बताया वहां जाके खुदाई करवाई, लास्ट में कुछ निकला, पैसे चले गए। अब बड़ी उम्मीद से आपके पास आया। मैंने उसको पता है क्या आंसर दिया? मैं कहा पहली बात ये, अगर मुझे पता रहेगा गड़ा हुआ धन यहाँ पे है, तो आपके खोदने से पहले तो मैं खोद लाऊंगा। मानव स्वभाव है। हाँ। मैं भी उस स्वभाव के वशीभूत हूं। इसलिए आप इन चक्करों में मत पड़ो। आपको घड़ा धन मिले या ना मिले, लोगों को आपका धन जरूर मिल जाएगा। तो अब क्या है, वो ऐसे ही उपायों के चक्कर में कंफ्यूज हुआ कि इस तरीके से ये रखो, इलायची रखो, धनिया रखो, मिर्चा रखो, आपको यहां मिलेगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली बेड़ा गर्क करने वाली बात है। उपाय को मैं नकारता नहीं हूं। उपाय की चर्चा ज्योतिष की, जैसे इसको मणि बोलते हैं, मणि का मतलब कि रत्न। रत्न प्रभावशाली है। अब वो एक तरीके से कहें कलर थेरेपी है, या मंत्र जाप है, या जो शास्त्रोक्त उपाय वो करने चाहिए। तो मैं उपाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उन उपायों का विरोधी हूं जो बिना सोचे समझे बोले जाते। जी बिल्कुल ठीक बात है। और जितना मुझे भी समझ आया है कि हमें अपनी कुंडली दिखाकर ही उपाय करना चाहिए, कोई भी रैंडम उपाय नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत पते की बात बोली। एक्चुअली होता क्या है कि व्यूअर ने सुना, अच्छा ये उपाय, वो उपाय कर। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पता नहीं कितने सारे उपाय जिंदगी भर करते रहे और जैसे थे उससे भी नीचे चले गए। आपकी कुंडली क्या कहती है, किस ग्रह को आप अगर मेंटेन करोगे तो लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, वो पहले आप अपनी कुंडली पे डिस्कशन करो। इसीलिए हम कहते हैं पहले कंसल्टेशन करो, फिर उसके बाद चीजों को करो। अगर ना बदलाव आए तो कहना, बदलाव आप ही लाओगे, हम नहीं लाएंगे। हम तो केवल रास्ता बता सकते हैं, और रास्ता ऐसा भी नहीं कि हाँ जी ये लाखों की पूजा होगी और ऐसा होगा। वो पूजा करवाने वाले ना पूजा करवाते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। आपको ये जानना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन जैसे आपको कहीं जाना है, आप एक तो अंदाजे पे जा रहे हो, आपको नहीं मालूम ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रास्ता सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग का आइडिया मिलेगा, आपको ट्रैफिक का आइडिया मिलेगा। आप अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से जाओगे कि हाँ चलो रास्ते में पेट्रोल पंप भी है, फूड कोर्ट भी है, रेस्ट रूम भी है, तो हमारी जर्नी कंफर्टेबल होगी। लेकिन कब? जब आपको मालूम होगा। ये जानकारी आजकल कौन देता है? जीपीएस देता है आराम से, आपके रूट का प्लान करके देता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपकी लाइफ का जीपीएस है।
बिल्कुल सही। आप दुनिया में ना देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं और मेरे पास बाद में आते हैं वो लोग जी। मैरिज में करोड़ों खर्च कर देंगे, पर ठीक ढंग से एस्ट्रोलॉजर से ना दोनों कुंडलियों को अपने घर की कंप्यूटर पे डिटेल डाली, गुण मिलान हो गया, शादी कर दो, और 6 महीने बाद पता लगता है 36 के 36 मिल रहे थे और 6 महीने में तलाक की नौबत आ गई। जी। तो वहां कम से कम पैसे मत बचाओ। शादियों पे करोड़ों खर्च कर रहे हो, हजारों हमारी फीस दे दो जी। एक बार हम सेलेक्ट करके देंगे तो डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट रहेगा। नहीं आपके लायक होगा, हम मना कर देंगे। ओके। है ना? तो अगर कुछ चीजें हम ठीक ढंग से लेकर के चलें तो एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का ऐसा टूल हो सकता है जो मतलब जीवन जीने का आनंद बदल सकता है। जी। ये ठीक है। आचार्य जी, जैसे अब हम जानते हैं कि हम साल के आखिरी हफ्ते में बैठे हैं जी। और कहा जा रहा है कि अब समय, नया साल आएगा, शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं, समय बदलने वाला है। तो जो शनि मार्गी 29 दिसंबर को हो रहे हैं, इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है? इसको अगर शॉर्ट में कहूं, पहले हम शॉर्ट में लेते हैं, फिर डिटेल हम डिस्कशन करें। हाँ। तो देखिए 3 राशियां तो ऐसी हैं जिनके लिए शनि महाराज पूरे साल उनकी राशि में रहेंगे और वो ऐसी प्लेसमेंट में हैं जहां उनके लिए बल्ले बल्ले है। पहली राशि वृषभ, जन्म राशि से एकादश भाव में शनि का गोचर है। अच्छा। दूसरी राशि है तुला, जन्म राशि से छठे भाव पर गोचर है। तीसरी राशि है मकर जी, उसके जन्म राशि से तीसरे भाव पर गोचर है। ये 3 राशियां तो ऐसी हैं जिनके लिए आने वाला समय मतलब बहुत अच्छा है। और इनकी कुंडली में है, अगर अब देखिए यहाँ पे ना एक बात आती है, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे, साहब हमारी तो मकर राशि, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारी तो वृषभ, हमें कुछ नहीं मिला, हमारी तो परेशानी बढ़ गई। यहीं पर कहते हैं कि ये ओवरव्यू है। आप एक बार अपनी कुंडली को एनालाइज करके ये देखो कि शनि रिजल्ट देने की स्थिति में है कि नहीं जी। स्लो मूविंग प्लैनेट है, उस पर एस्पेक्ट किसका है, प्लेसमेंट कैसी है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, स्ट्रेंथ उनके पास है, आपकी कुंडली में शुभ रिजल्ट देने की स्थिति है उनकी, तो निश्चित ये जो मैं 3 राशि आपको बोल रहा हूं, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, इनके लिए 2026 लाइफ में रिमेंबर करने वाला साल। अब बात आती है भाई कि इसके साथ चैलेंजिंग किसके लिए होगा। हाँ, तो चैलेंजिंग में ना देखिए, एक तो धनु राशि और एक सिंह राशि। अच्छा। इनको थोड़ा सा, अब ये चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं कि ये जो धनु राशि और सिंह राशि वाले डर जाएं, इनके लिए थोड़ा सा ऐसा समय होगा जो मेंटल स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, बनते हुए काम में डिले करना, तो इनको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसे जातकों के लिए अगर मैं एक सिंपल सा उपाय कहूं तो इनको अपनी रूटीन लाइफ में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अच्छा। मंगलवार शनिवार करें तो डेफिनेटली ये जो चैलेंजिंग टाइम है ये घुमा फिरा कर फरवरी 2028 तक रहेगा, तो वहां पर इनको अच्छा मिलेगा। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम आगे का टाइम जी गड़बड़ है जी। अच्छा आचार्य जी, हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है और कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद सक्सेस मिलती है, लेकिन तब भी उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितना किसी को एक बार करने पे मिल जाती है। तो इसमें हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है वो काम करती है, हमारे ग्रह काम करते हैं, किस चीज से रिलेटेड है? देखिए, अगर इसको मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आंसर करूं तो केवल डेट ऑफ बर्थ नहीं, उसमें टाइम ऑफ बर्थ भी, प्लेस ऑफ बर्थ भी, अच्छा, ये भी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि सही कुंडली आपकी तभी बनेगी जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ भी होगा, प्लेस ऑफ बर्थ भी होगा, है ना। तो एक आपकी सही कुंडली बनकर आएगी। जन्म समय शुद्ध होने पर, यहाँ तक कि 1 मिनट का समय भी इधर उधर होने पर ना जन्म कुंडली में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हालांकि वो एडजस्टेबल है। इसलिए हम ये ना सोचें, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट लोग होंगे जिनका बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होगा। 2-4 मिनट आगे पीछे होता है, हालांकि 1 मिनट का आगे पीछे होना 4 दिन का डिफरेंस क्रिएट करता है। अच्छा। हाँ जी, ये बिल्कुल है। आपका D24 चार्ट है, वो हर मिनट में बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए ये अगर ठीक है तो आप अपनी कुंडली को एनालाइज कर सकते हो। आपकी बात पे आता हूं, कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिलती है। अगर जैसे कहते हैं ना कि एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको बाल्यावस्था में रूलिंग महादशा अच्छी मिल गई, कुंडली भी अच्छी है, 5th हाउस भी बढ़िया है, लग्न से, चंद्र से, दोनों से, तो ऐसे में क्या होता है ना, आपकी एजुकेशन बड़ी स्मूथली हो जाती है। और जब क्योंकि स्टार अच्छे हैं, तो अभी बात आई ना कि बच्चे ने नीट के लिए अटेम्प्ट किया और उसको 1 बार में या 2 बार में सक्सेस मिल गई,
जी अब यहीं पर स्थिति विपरीत है। कुंडली में स्लो मूविंग प्लैनेट का टाइम है, 5th हाउस नेगेटिव इम्पैक्ट में है, और बाकी जो एजुकेशन से रिलेटेड चार्ट है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां आपका संघर्ष बढ़ जाता है। अच्छा जैसे होता है ना कि देखिए, हमारा जीवन जो है ना, ये एक तरीके से कहे ना तो जो कार्मिक बैलेंस है, कुछ लोगों को बड़ी छोटी एज में बड़ी सक्सेस मिलती, कुछ लोगों को बड़ी एज में अच्छी सक्सेस मिलती। जी तो जितना टाइम आपको, अगर एक सामान्य भाषा में कहूं तो आपको जितना टाइम डेस्टिनी को परखना है वो आपको घुमा घुमा के चक्र में फंसा के रखेगी, जी और जब आपका टाइम ठीक आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इसमें ना बड़ा दुख भी लगता है कहते हुए, कुछ लोगों के प्रारब्ध में ना संघर्ष बहुत लंबा होता है, और वो संघर्ष कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ की वजह से, अच्छा कर्म, हाँ कर्म है। तो हम भले कहें कि हम तो बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, भैया पास्ट तो आपने नहीं देखा ना, तो भगवान ने देखा है ना। जी भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा ना कि तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं तेरे अनेकों जन्मों को। तो भगवान जानते हो। हाँ, आपका 5th हाउस ये जरूर कहता है क्या होगा। तो जैसे आप अभी हाउसेस की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि कुछ हाउसेस कुंडली में खाली होते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट आता है? नहीं देखिए, अब इसको ना समझिए, कोई भी कुंडली ऐसी नहीं होगी जिसके सारे हाउस प्लैनेट से फिल हो गए। जी 12 भाव हैं, और भारतीय ज्योतिष में हम नेपट्टून, प्लूटो, हर्सल को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो हमारे पास ग्रह कुल मिला के कितने 9 है। अब इसमें क्या होता है, कई बार चतुर्ग्रही योग बन गया, 4 ग्रह तो एक ही घर में बैठ गए, है ना, तो बाकी के ग्रह अलग अलग चले गए। अब ये जो हाउसेस खाली है ना, ये कुंडली के समग्र विश्लेषण का विषय है। इसको मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है ना, कि भाई क्योंकि हर कुंडली का रूलिंग महादशा का सीक्वेंस, उसके बाकी की चीजें अलग अलग है। हाँ, पर हाउसेस खाली होना, इसको लेकर अगर किसी की कुंडली में ऐसा है, जैसे मैं एक बार बताऊं आपको, एक कुंडली देखा मैंने जिसमें केवल 2 ही घरों में सारे ग्रह थे। अच्छा हाँ, दोनों मतलब एक्चुअली क्या था, केतु अलग था और राहु के साथ सारे ग्रह बैठे थे। हालांकि ये संयोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। हाँ। मतलब बहुत कम ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन ऐसी कुंडली मैंने देखी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको लाइफ में कुछ मिलेगा ही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपनी कुंडली के अनुसार क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो एस्ट्रोलॉजर उस समय बताएगा। ये इंपैक्ट सबके लिए अलग अलग होगा। अच्छा, मेरे लिए अलग है। हाँ। मेरा 5th हाउस खाली है तो मेरे पे क्या इंपैक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। 5th लॉर्ड कहाँ है, 5th पे किसका एस्पेक्ट है। मतलब कहने का ये कि एनालिसिस का सब्जेक्ट है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है जैसे खाली हाउस है तो हम कहते हैं कि अच्छा फल भी इसी ग्रह से मिल रहा है, बुरा फल भी इसी ग्रह से, तो उस पे अच्छे फल का क्या इम्पैक्ट आएगा और बुरे फल का क्या? अब आपका क्वेश्चन ना बहुत क्लियर हुआ। अब इसका आंसर एक जबरदस्त लो आप जी। हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। ज्योतिष में विवाह संस्कार के लिए मतलब जीवन साथी के लिए 7वां घर देखते हैं जी। 7वां घर अगर खाली रहे ये बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि 7वां घर बहुत सेंसिटिव है। पति पत्नी का रिश्ता किस पे, विश्वास पे टिका है। 7वें घर में अगर जो ऐसे ग्रह आ गए जो पृथकताकारी है, अलगाव देने वाले या नीच राशि के ग्रह हैं, तो मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली आएगी। अच्छा। ट्रस्ट इशू जरूर क्रिएट होगा। तो 7वां घर अगर कोई नहीं बैठा तो बहुत, अगर बैठा भी तो कोई शुभ ग्रह बैठा हो, ना बैठा हो, मैं तो कहता हूं बिल्कुल ना बैठा हो, एस्पेक्ट उस पर शुभ ग्रह का हो, तो 7वें घर का देखिए खाली रहना ही बहुत अच्छा है। अगर ये अब हम कहें कि नहीं 7वां उसमें 4 ग्रह बैठ गए, अगर हस्बैंड की कुंडली भी नहीं सपोर्ट वाली हुई ना, तो आप मान के चलो कि वो मैरिज लाइफ केवल समाज में दिखाई जा रही है। अच्छा। वो एक्चुअल, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहने के लिए हस्बैंड वाइफ है, पर अपने घर में ही उनके 2 रूम है जी, है ना, समाज में दिख रहा है कि पति पत्नी है, लेकिन जब देखेंगे ना आप, तो अब ये ना थोड़ा डिटेल हो जाएगा। मैरिज हाउस के साथ ना 12th हाउस कैसा है। ओके। अगर 12th हाउस खराब है तो मैरिज तो चल जाएगी, सपोज करो मैरिज हाउस अच्छा है, डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन हाँ 12th हाउस खराब है तो पति पत्नी रहते हुए भी सेपरेट रहेंगे। ओके। तो यहां पर अब देखो कितनी इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी की। लोग समझते नहीं है कि अगर थोड़ा सा आप लेकर के चलो ना, तो ये कोई हुआ नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं है, ये तो आप ही के ग्रह हैं, आपके ग्रह हैं। हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास केवल रीडिंग करने की कैपेसिबिलिटी होती है कि भाई कौन कौन से हाउसेस आपके अच्छे। जैसे अब अगर सपोज करो हमारा 12th हाउस खराब है
जी हम उनको वार्निंग देते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना कोशिश ये करो कि आप अपनी बेडरूम लाइफ को अच्छा रखो। जब आप बेडरूम में जाते हो ना, दुनियादारी की बातें छोड़ दो, नहीं तो होता क्या है, पूरे दिन तो चलो ठीक है, बेडरूम में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और वो अखाड़ा बन जाता है। तो ऐसे में अब है क्या, वो 12th हाउस खराब है। हम पहले वार्न करते हैं, जो झगड़े करने हैं ड्राइंग रूम में कर लो, ओके। जब बेडरूम में जाओ ना तो मुंह पे उंगली, और कंफर्टेबल रहो। तो बहुत सारी लाइफ की 80% प्रॉब्लम केवल गाइडेंस से ठीक हो जाती है। फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। जी। इंसान को पता नहीं होता, प्लेनेट ना बहुत जबरदस्त खेल खेलते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मुझे मालूम है। अब ऐसा नहीं कि मुझे माफ कर देते हैं, मेरा भी अगर कोई टाइम ऐसा आता है ना, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट मेरे को अपनी लाइफ में दिखता है जी, है ना। लेकिन बस एक होता है ना कि जैसे डॉक्टर के घर में बाकी के लोगों को भी मेडिसिन की नॉलेज हो जाती है। हाँ। तो अब मेरे घर में भी क्या है, क्योंकि यही है, तो इवन जो मेरी वाइफ है ना, उनको भी ठीक ठाक नॉलेज है। अच्छा। तो जी। कई बार वो अचानक याद दिलाएंगे, अरे ऐसा नहीं ये है, तो लगता है कि हाँ है। जी। तो प्रभाव तो है। हाँ, नॉलेज है तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस सबसे बड़ी बात ये है कि आप बैलेंस कर सकते हो। जी। अब एक इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको अपनी लाइफ का देता हूँ। मेरी केतु की महादशा। अच्छा। केतु क्या है, केतु सेपरेशनकारी, मतलब रिश्ते तोड़ने में इसके ऐसा ग्रह दूसरा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये डिटैचमेंट देगा थोड़ा, और नहीं डिटैच कर पाएगा तो कुछ ना कुछ खुरापात करवाएगा। ओके। अब जब इनिशियल स्टार्ट हुई है ना, अब तो ठीक है, अब दशा इम्पैक्ट में है तो मैं भी समझ गया। जब स्टार्ट हुई ना, आप सोचो मेरी मैरिज को 25 साल से ज्यादा हो गए, है ना। सुबह सुबह चाय तो कॉमन है जी। हिंदुस्तान में, है ना। जी। अंग्रेज ऐसा लगा गए हैं कि सबकी हैबिट है। जी। मेरी वाइफ चाय लेके आई, और मैंने जैसे चाय का पहला घूंट पिया, मैंने कहा भाई आपको चाय बनाई नहीं आती है। अच्छा। इतने दिन हो गए। जी। अब वो समझ गई कि अब अगर कुछ बोला मैंने तो बेकार में कहा सुनी होगी। कितना स्मार्टली उसने हैंडल किया। ठीक है केतु महाराज, मैं दूसरी लाती हूँ। अच्छा, कि आप भी समझ गए। आप, मैं समझ गया कि नहीं बस हाँ, इतना, अब बात वहीं भी पे नहीं मैं बिगड़ी। कीप साइलेंट। तो यही टिप्स होती हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जी। अब एस्ट्रोलॉजर को ना, जब कहते हैं ना कि भाई जब आप काम करते हो ना कंटिन्यू, तो आप अपने पे, अपने रिलेटिव पे, अपने यूजर पे, सब पे देखते हो आप कि किस तरीके का इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट फिर हमको ये गाइड करता है हम किसी को कितने अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। जी। तो ओवरऑल मैंने यही देखा कि आपको परेशान नहीं होना है। 80% प्रॉब्लम आपकी अच्छे कंसल्टेशन से खत्म हो सकती है। क्या करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है, करना आपको होता है। जी। तो इससे जैसे आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन से, गाइडेंस से प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। सपोज हमारे ग्रह फेवर नहीं कर रहे हैं, हमारा टाइम बहुत खराब चल रहा है, आपने गाइडेंस दिया ये ग्रह खराब है और ये कीजिए, तो क्या हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं या उस टाइम को निकाल सकते हैं? हाँ देखिए, अब इसमें ना आपने आंसर दे दिया। क्या डेस्टिनी को चेंज कर सकते तो नहीं, यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। जी। कभी नहीं बदल सकते। हाँ, बदलने के लिए कहा गया है, जैसे मैंने कहा ना 3 प्रारब्ध होते हैं, दृढ़, दृढ़ादृढ़, अदृढ़। तो कुछ प्रारब्ध तो चेंज के लायक है, और कुछ बिल्कुल नहीं है। लाइक आप किस घर में जन्म लोगे, कौन आपके माता पिता होंगे, यू कांट डिसाइड। तो पहले आपका मैरिज पार्टनर कौन होगा, ये भगवान ने आपको विवेक दिया है। जी। आप कम से कम यहाँ पर मतलब अपना दिमाग ना काम करे तो जो नॉलेजेबल, अब जैसे हमारा पॉडकास्ट है, इसको देख करके आप कम से कम ये समझो कि एस्ट्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैरिज करने से पहले एक बार चीजों को देखो। आप मैनेज कर पाओगे, आप एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। चेंज करने का प्रश्न नहीं होता है। जो जिस टाइम पर होना है उसका इम्पैक्ट आपको लाइफ में दिखेगा। फर्क ये है, जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में बोला था कि सूर्य और केतु का इम्पैक्ट था, हमने गाइडेंस किया भाई थोड़ा सा सेपरेट हो जाओ, वो यही चाहता है जी। आप सेपरेट हो जाओगे, चीजें मैनेज, वो टाइम निकल जाएगा, वो टाइम निकलेगा, चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। लेकिन खराब टाइम में अगर आपको गाइडेंस नहीं मिला, आप सड़क पे सीधे जा रहे हो और आपको वार्निंग साइन नहीं मिला, अचानक बड़ा स्पीड ब्रेकर, आपकी गाड़ी उछल जाएगी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं भाई आगे स्पीड ब्रेकर है या सिग्नल है, आप सावधान हो जाते हो, स्लो कर लेते हो। जी। बस एस्ट्रोलॉजी भी यही है। तो वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी, बरसात में छाता लेके चलना आपको बरसात से 100% नहीं बचाएगा, लेकिन फिर भी इतनी प्रोटेक्शन कर देगा कि आप कंफर्ट जोन में रहोगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी यही है। कुछ जगह पर आप प्लानिंग करके अपने आप के अंदर भी, जैसे आप सपोज करो मुझे मालूम है कि मेरी कमी क्या है जी। मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है, तो हम उसको
ऐसा गाइड करते हैं ओके। कि आपको कैसे डील करना है। अब देखो मैं कैसे डील करता हूँ। ऐसे लोग आते हैं, गुरुजी मेरे को गुस्सा इतना आता है ना, मैं समझ नहीं पाता और फिर बाद में पछताता हूँ। खास करके मेष राशि वालों के साथ ही बहुत होता है। ओके। ये पहले कर देंगे फिर बाद में पछताएंगे। आपके पास पहुंची, एक चमाट मार दी, फिर उसके बाद पछताएंगे, "ओ यार बेकार मार दिया, गलत कर दिया", जी। पर उस समय आवेश में आके कर दिया। अब ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एक हैबिट डेवलप करो। देखो, ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र, आप कोई भी बात बोलने से पहले 10 तक काउंट डाउन करो अपने अंदर। 10, 9, 8, 7, है ना, ऐसे करके काउंट डाउन करो। इसको करने में ना मुश्किल से 5-7 सेकंड लगते हैं, लेकिन वही 5-7 सेकंड आपके गुस्से का ना जो इंटेंसिटी है ना उसको रिड्यूस कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस टाइम वो गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम माइंड में ही नहीं आता कि आप उसको काउंट डाउन शुरू करो। नहीं, ये एक्चुअली देखिए, मैं थोड़ा सा इससे मेरा विचार अलग है। शुरू में तो दिक्कत होगी। शुरू में दिक्कत क्यों होगी? देखिए, मेरे भी लग्न में मंगल बैठा हुआ है, अच्छा। तो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड मैं हूँ, अच्छा, है ना। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते, जैसे मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ, ट्रैफिक वायलेशन मुझे पसंद नहीं होता, अच्छा। तो वो एकदम से तुरंत मुझे गुस्सा आएगा। हाँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शांत, मैं वही करता हूँ। इसको शुरू में तो आप, अगर आपने एक बार अपने दिमाग में ठान लिया, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 10 बार नहीं आएगा, पर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। जी। अब ये मेरी प्रैक्टिस में शामिल है। अगर किसी ने एकदम रिएक्ट किया ना, तो मैं सबसे पहले 10, 9, 8, 7, 6 मन में, और 99% आप देखोगे एडवर्स कंडीशन से आप बच जाओगे, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपसे गलत हरकत इमीडिएट करवा देती है। हाँ। और फिर बाद में उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं। बिल्कुल। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, देखो, अब मैं ये नहीं कहता कि आज आपने कंसल्टेशन ली और मैंने टिप्स बताई कल से इंपैक्ट आएगा। आपको ये रूटीन प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। मुझे भी इसको डेवलप करना पड़ा। जब 3-4 महीने करेंगे तो आप खुद देखोगे नेचर में टेम्परामेंट आ गया। तो यहाँ आपने कंट्रोल किया, बदला नहीं। हाँ। आपने अपना नेचर बदला किया। जी। और उसको प्रैक्टिस किया आपने। बदला किसने? आपने बदला। लेकिन ज्योतिष ने गाइडेंस तो किया ना, आपको नहीं मालूम था। तो अगर मेंटोर अच्छा मिल गया तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम कम होगी। और अगर जो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए तो कालनेमी भी मिल गया था जी। उसने कंफ्यूज किया। हाँ। अगर ऐसा कोई मिल गया तो वो तो ये बता देगा, देखो तुम्हारी कुंडली में भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब, और ये भी करो। आप आए तो थे सोच के सोल्यूशन, और जा रहे हो तो टेंशन लेके, क्या भगवान आपने सब कुछ खराब ही रखा है क्या? और जबकि हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि सबको परमात्मा ने कुछ ना कुछ अच्छा भी तो दिया ना। ये तो नहीं है ना कि भाई मेरे को भगवान मेरी फूटी किस्मत बना के भेजेगा। एस्ट्रोलॉजी से आपको केवल वो पहचानना है कि आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। ओके। नेगेटिव तो दुनिया ढूंढेगी आपके भीतर। जी। आप कितने भी अच्छे रहो, आप सबको नहीं खुश कर सकते। सही बात। लेकिन आपके अंदर क्या अच्छाई है जिसको डेवलप करके आप इंप्रूव कर सकते हो। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको यहाँ गाइड कर सकता है। जी। तो ये फायदा एस्ट्रोलॉजी का है। लेकिन ये पॉसिबल किससे? कंसल्टेशन से। कंसल्टेशन। आप फ्री के उपाय करते रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल जी। आई होप हमारे व्यूअर्स को समझ आ रही होगी ये बात। जी। अगला क्वेश्चन मेरा है गुरुजी, बड़ा ही शायद अटपटा कह लीजिए या कैसे भी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों फेमस हो रहे हैं आज की डेट में। एक तरफ कहा जाता है नंबरों का ही खेल है, एक तरफ कहा जा रहा है ग्रहों का खेल है। आपके हिसाब से दोनों कंबाइन इकट्ठा काम करते हैं या किसी एक की वैल्यू ज्यादा है? देखो, अब ये ना न्यूमरोलॉजी वाले अगर मैं कुछ बोलूंगा तो भड़क जाएंगे मेरे ऊपर, है ना। लेकिन बात ये है, न्यूमरोलॉजी वाले भी इस बात को मानेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑप्शन दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी भी तो प्लेनेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना। हम डायरेक्ट प्लेनेट के साथ ही, वो इनडायरेक्ट प्लेनेट के साथ, कि भाई ये जो 4 नंबर है राहु को रिप्रेजेंट करता है, हम डायरेक्ट राहु की बात कर रहे हैं। सही बात है ना। तो है तो सारा वही कुछ, लेकिन आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, ये मदर है और ये सब इसके बच्चे हैं। है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी मतलब वो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो देखो, मैंने न्यूमरोलॉजी में भी सर्टिफिकेशन किया जी, पर अल्टीमेटली मुझे हो सकता है मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने टैरो में भी किया, पर ठीक है, अच्छा है, पर जो मैंने रिजल्ट देखे, टैरो के रिजल्ट आपके लगभग जब आप रीडिंग के लिए जाओगे बदल जाएंगे। हाँ, एवरी टाइम। एस्ट्रोलॉजी की जो बातें हैं ना वो वैसी ही रहेंगी,
जी। और जो टाइम फ्रेम एस्ट्रोलॉजर देगा वही टाइम फ्रेम रिपीट करेगा। तो ये अगर हम कहें तो इस अकल्ट साइंस में ना ये एक साइंटिफिक वे है आपकी कुंडली को एनालिसिस करने का। अच्छा। है ना, जबकि जो बाकी के अकल्ट साइंस है अगर मैं कहूं तो वो एक अलग लेवल पे काम करते हैं। ओके। बट ये थोड़ा सा ऐसे लेवल पे है जहां यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट होते हो। अब कहने के लिए तो टैरो में भी बोला जाएगा भाई कार्ड आपस में बात करते हैं या आपसे बात करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ। मैं हर विद्या का सम्मान करता हूं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, ये आपके ऊपर भी होता है कि आपका ऑरा कैसा है, आप पे डिवाइन ब्लेसिंग कैसी है। एक एस्ट्रोलॉजर पे जब तक डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होगी ना, वो किसी को गाइड कर ही नहीं सकता। तो अगर आपके भीतर डिवाइन ब्लेसिंग है, आप प्रैक्टिस करते हो स्पिरिचुअलिटी की, तो भले आप टैरो रीडर हो, आप सामने वाले की प्रॉब्लम में अपनी एनर्जी से उसको आप उस तरीके पे ले जाते हो जहां वो रिलैक्स फील करता है। लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी गंदी है, फिर चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर को ना रेगुलर साधना करनी चाहिए जी। अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने ठाकुर जी की सेवा कर, जो भी उसका बिलीफ है उस बिलीफ के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप ही नहीं अगर उस एनर्जी को रिसीव करोगे तो दूसरे को कैसे गाइड करोगे आप? तो पहली बात तो अपने भीतर चेंज लाओ, और फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी अपनी जगह है, टैरो अपनी जगह है, और बाकी की और भी जो चीजें हैं सब अपनी जगह। पर एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अगर आप मुझसे पूछोगे नंबर 1 क्या है, तो नंबर 1 तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और इसको न्यूमरो वाला भी नहीं मतलब मना करेगा, इवन टैरो वाला भी नहीं करेगा। वो कार्ड भी तो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो उसमें कार्ड एक कप्स के कार्ड क्या है, वो मून को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। है ना, तो कहीं ना कहीं वही चीजें हैं इनडायरेक्ट तरीके से। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्ट बात करते हैं, राहु है तो राहु है। वो मॉडर्न तरीके से ले आए हैं, नया जमाना। नहीं मॉडर्न तो क्या कहूं, हम कुछ चीजें ऐसी जैसे मान लो मैं एक बात कहता हूं, किसी को डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो न्यूमरोलॉजी के लिए तो परफेक्ट बंदा हो गया। मेरे लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी गाइड कर सकती है, सारे टूल हैं, लेकिन बहुत अच्छे गाइडेंस के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर एक्यूरेट है तो एस्ट्रोलॉजर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन करता है। लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट केवल डेट ऑफ बर्थ पे भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन आप ये भी समझो ना कि अगर यहाँ 3 चीजें लग रही हैं तो कुछ तो खास है ना, कुछ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात एक मतलब एस्ट्रोलॉजी में ना आप जो प्रेडिक्ट करते हो उसको फील करता है बंदा, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो है। ओके, ठीक है। आचार्य जी अब अपने नए अलग टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका हमारे व्यूअर्स भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए। 2026 की प्रिडिक्शंस राशि वाइज, जिसमें मैं चाहूंगी कि आप हर राशि की हेल्थ के बारे में, थोड़ा प्रोफेशन के बारे में, लव लाइफ के बारे में, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताएं और उनको कोई एक अच्छा प्यारा टिप भी दें कि 2026 उनके लिए बहुत अच्छा जाए। उससे पहले मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो भी हम ये राशि का बताने जा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको डेट ऑफ बर्थ से देखें, लगन से देखें या नाम के पहले अक्षर से देखें, तो हम ये किस चीज पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं? इस पे सबसे पहले तो ये जो भी मेरी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये मून साइन से है। अच्छा, एक होता है सन साइन, है ना, और एक होता है मून साइन। मून साइन क्या है, आपके जन्म के समय पर चंद्रमा कौन सी राशि में, किस नक्षत्र की कौन से चरण में, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली, तो मतलब जो आपकी चंद्र राशि है आप उससे समझिए इसको। ओके, है ना। आप तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देखी? नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी सिर्फ नहीं, अपनी चंद्र कुंडली निकाल लें। बस केवल चंद्र कुंडली। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मेरी जन्म जो जन्म राशि मेष है, तो मेष वालों के लिए क्या ओवरव्यू बनेगा वो मैं बताऊंगा। आपकी तुला राशि है तो तुला वालों के लिए क्या ओवरव्यू बनेगा वो मैं बताऊंगा। पर ये आपकी जन्म राशि के अनुसार। मैं समझ गई। मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर कर देती हूँ कि हम सबको पता है 2 कुंडली होती हैं, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली। आप ये बहुत आसानी से ऑनलाइन जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू चंद्र कुंडली निकाल सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आती हैं। जी, तो शुरू करते हैं आचार्य जी मेष राशि से। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मेष राशि के लिए तो एक बात है कि मेष राशि पे भी शनि की 7.5 शुरू हुई है जी। अब वो तो बेचारे ऐसे ही घबराए हुए हैं जी कि हाँ 7.5 साल कैसे बीतेंगे, है ना। हाँ। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे मेष राशि के लिए पूरा ये 2026 कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले ना कुछ प्लैनेट के इम्पैक्ट हम समझते हैं जो मैंने अभी हॉरोस्कोप से नोट किए हैं।
2 जनवरी से 2 जून तक, जनवरी से 2 जून तक, मतलब अगर मैं कहूं तो मेष राशि वालों के लिए एजुकेशन, मैरिज और प्रॉफिट हाउस, ये सारे बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। ओके। 7.5 होने के बावजूद भी, जी। मतलब अगर आपकी कुंडली में बाकी की चीजें ठीक है हम्म, तो ये बढ़िया है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई फैसले हैं तो वो कर सकते हैं। घर लेने की सोच रहे हैं, हालांकि शनि की 7.5 में कहता हूं भाई सोच समझ के, जी। कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के लेकिन कर सकते हैं, पर साथ में घरेलू तनाव भी रहेगा क्योंकि 7.5 है, चंद्रमा को इम्पैक्ट करेगा तो तनाव भी रहेगा। अब इसमें ना मंगल की स्थिति, क्योंकि मेष राशि के जो मालिक है ना वो मंगल है। जनवरी से मई, अप्रैल, मई, सितंबर, नवंबर, ये जितने महीने में बोल रहा हूँ बीच में, इसमें हेल्थ को लेकर के सावधानी रखनी है। जैसे जनवरी से मई के बीच में है ना, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के सावधानी रखेंगे। राहु की प्लेसमेंट इनके लिए बहुत अच्छी है, ये एक अच्छी बात है। जी। राहु कौन है? कलयुग का राजा है। तो राहु इनकी जन्म राशि से एकादश भाव में है, तो वो इनको कुछ अच्छे बेनिफिट कराएगा, जिससे 7.5 में भी थोड़ी सी शांति रहेगी कि चलो फाइनेंस अच्छा रहा। केतु पंचम भाव में, लव लाइफ में, एजुकेशन में ध्यान भटक सकता है। ये तो एक ओवरव्यू था। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टॉपिक वाइज अलग अलग, जैसे हेल्थ को लेकर के बात करें। 7.5 का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है? आलस्य बढ़ेगा मन में, अच्छा। डिटैचमेंट आएगा। और दूसरा, शनि स्नायु तंत्र का कारक है, पैरों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब आपके राशि स्वामी भी कमजोर है, जैसा कि मैंने कहा, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। हेल्थ इज वेल्थ, तो ये मेष राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके हेल्थ को लेकर के ईयर की स्टार्टिंग में और उसके बाद बीच में। आगे चल करके धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर कोई हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है तो उनके लिए मतलब एक मेडिकल रूटीन चेकअप जरूरी है ना जी। अब हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन की बात, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी टाइम में सारा है, तो राहु केतु और शनि का जो फोकस है ना, वो आपके फोकस को स्टेबल नहीं रहने देगा, वो डाइवर्स कर सकता है। मेहनत आप खूब करोगे, रिजल्ट हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज प्लस भी है, जहां राहु केतु और शनि का प्रभाव थोड़ा डाइवर्ट क्रिएट कर रहा है, वहां जुपिटर का एक मतलब एक ब्लेसिंग है। तो अगर थोड़ा सा, जैसे मैं बताया था ना कि सुबह अगर जल्दी उठेंगे, सूर्य को जल देंगे, तो ये चीज हम ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो ध्यान भटकेगा। तो ये एक तो एजुकेशन को लेकर के। अगर हम कैरियर की बात करें तो पूरे साल मेहनत करनी मेष राशि वालों को 7.5 है। और 7.5 में ना एक चीज और भी होती है, आप जितनी अच्छी मेहनत करते हो आपकी लाइफ में उतने ही सकारात्मक चेंज आते हैं। तो इनको परिश्रम करना पड़ेगा। जिनके कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है, तो उनके लिए ये ट्रांजिट जो है 7.5 रहते हुए भी बेनिफिशियल हो सकता है ना। और जनवरी से मई के भीतर जहां तक हो सके तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो इनको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी जी। थोड़ी सी नौकरी वालों की बात करें तो मेहनत और धैर्य अगर रखेंगे तभी उन्नति होगी। शॉर्टकट मारोगे तो नौकरी से भी हाथ धो लोगे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु की वजह से एक बेनिफिट रहेगा कि अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आपको उसके एडवांटेज मिलेंगे। लेकिन शॉर्टकट मारा अगर जो राहु ने भ्रमित किया और कोई शॉर्टकट मारा जी, तो फिर वो दिक्कत की बात है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो गुरु और राहु का सपोर्ट है। 7.5 होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। जून से अक्टूबर के बीच कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं जिससे कि आपको प्लान करके चलना पड़ेगा जी। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लव लाइफ की बात करें तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था, राहु अगर 11th में तो केतु 5वें घर में। लव लाइफ को लेकर के, चाइल्ड को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के आपको थोड़ा सा मतलब फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप मतलब अगर रिलेशनशिप में तो गलत फहमी को जगह मत दीजिए। अच्छा। स्टूडेंट है तो थोड़ा सा सूर्य से संबंधित उपाय कीजिए कि फोकस कंसंट्रेट रहे, है ना। और बाकी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 5th हाउस में एक्चुअल राहु क्या है ना, इल्यूजन देने लगता है। हाँ जी। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिज के लिए जनवरी से जून और नवंबर से दिसंबर ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, जहां पर मैरिज लाइफ के लिए चीजें ठीक बनती हैं मेष राशि वालों के लिए। बीच में थोड़ा संभाल लें। हाँ, बीच में थोड़ा संभाल लें।
जी। और देखिए वैसे तो प्रॉपर्टी मैं नहीं कहूंगा, योग ठीक है पर नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। कुछ उपाय बताता हूँ इनके लिए, क्योंकि ठीक लगभग है। जीवन के हमने सारे क्षेत्र इसमें कवर किए। हम्म, बहुत सरल से उपाय हैं, लोग सुने भी होंगे, उनको लगेगा ये तो हम जानते हैं। जी। शनिवार को हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाके सरसों के तेल का दिया जला करके, अगर शनि टेम्पल है तो वहां जाके करें, नहीं तो पीपल के पेड़ के पास करके दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करें। ओके। बहुत अच्छा उपाय है, मतलब शनि के 7.5 के लिए। दूसरा जी। उपाय क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे भी इनको बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, गुरु का जहां सपोर्ट है तो गुरु का सपोर्ट लेने के लिए आप अपने से बड़े लोगों की इज्जत करो, ओके। पैर छू करके आशीर्वाद लो। जी। ये थोड़ी सी टिप्स अगर रखेंगे हम्म, तो डेफिनेटली मेष राशि वालों के लिए ये एक अच्छा समय रहेगा। मतलब शनि 7.5 होने के बाद भी समय सही निकल जाएगा। जी बिल्कुल, थोड़े सी गाइडेंस अगर बस 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 बिल्कुल, ध्यान रखें तो। बिल्कुल। जी, ठीक है। हाँ। अगली राशि पे आ जाते हैं, हाँ, वृष, टॉरस। जी जी, टॉरस, बिल्कुल, जी। हिंदी में उसको वृषभ बोलते हैं। जी। अब वृषभ राशि के लिए अगर हम देखते हैं ना, तो लगभग जो, जैसा मैंने कहा कि शनि का ट्रांजिट ना इनके लिए अच्छा है, अच्छा। तो वृषभ राशि को लगभग जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बशर्ते मैंने जो कहा कि शनि की पोजीशन क्या है, जी। क्योंकि शनि इनकी जन्म राशि से 11वें स्थान पर है, तो ऐसे में डेफिनेटली शनि का गोचर अच्छा है। हम बात करें तो जून से अक्टूबर के भीतर मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, ये टाइम पीरियड इनके लिए लगभग ठीक रहने वाला है। लेकिन अक्टूबर के बाद में फैमिली लाइफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो वहां इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की बात करें तो शनि महाराज इनके लिए अच्छी स्थिति में है। शनि का जो गोचर है वो बढ़िया है, तो उसका एडवांटेज मिलेगा, एकादश भाव में वृषभ राशि के लिए, तो बढ़िया रहेगी। राहु केतु भी लगभग ठीक ठाक है, तो ये तो प्लेनेट का इम्पैक्ट था इनके ऊपर। अब बात करते हैं हेल्थ की, कि ये एक मेजर कंसर्न होता है। स्वास्थ्य के लिए औसत से बेहतर है, मतलब अच्छा। कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जी आप तो आचार्य का बेहतर है तो हम कुछ भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जी। है ना, तो दिक्कत होगी। और जून के बाद गुरु की स्थिति ऐसी हो रही है जहां से इनको फाइनेंशियल स्टेटस इनका इंप्रूव होगा। लेकिन देखिए शनि ना स्लो मूविंग प्लेनेट है, अच्छा जरूर हुआ है पर आलस्य दे सकता है। अच्छा। तो शनि का मतलब क्या है, रिवार्डिंग तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, तो अच्छी मेहनत करेंगे तो हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एजुकेशन के लिए भी लगभग ठीक है। ओके। जून के बाद से पढ़ाई में फोकस और अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, तो ये बढ़िया है। शनि राहु केतु यहाँ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, अच्छा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। तीनों प्लेनेट जो स्थिति है ना वो कहीं ना कहीं, देखिए जरूरी नहीं कि शनि अच्छा हुआ है तो हर क्षेत्र में ही अच्छा होगा, वो किसी क्षेत्र में आपको डाइवर्ट भी दे सकता है ना, तो हमको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें नौकरी की, व्यापार की, तो मिला जुला, लेकिन मतलब मिला जुला का मतलब ये है, ये भी आप ये कहोगे कि अभी तो आपने कहा था वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा, अब मिला जुला क्यों कह रहे हो? अकेले शनि का गोचर नहीं, बाकी के गोचर भी आपको इम्पैक्ट डालेंगे जी। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन आउटकम आएगा वो आपके लिए अच्छा आएगा। सावधानी से बढ़ेंगे आगे, मेहनत करके बढ़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे, मतलब व्यापार में आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी जी। नौकरी वालों के लिए 2026 का टाइम पीरियड डेफिनेटली अच्छा है। ओके। वृषभ राशि वालों के लिए हाँ। क्यों अच्छा है? क्योंकि शनि कहीं ना कहीं नौकरी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अच्छा। और शनि की प्लेसमेंट वृषभ राशि के लिए अच्छी है, तो नौकरी के लिए ये चीज अच्छी रहेगी। लेकिन साथ में ना, क्योंकि राहु महाराज ऐसी स्थिति में है जहां आपके वर्किंग प्लेस पर ना कुलीग के साथ कुछ डिस्प्यूट करवा सकते हैं। अच्छा। तो आपको वहां पर अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा। आर्थिक रूप से भी ये जो साल है, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वृषभ राशि के लिए अच्छा है, तो वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कमा भी पाएंगे और अगर प्लानिंग करेंगे तो बचा भी पाएंगे जी जी, है ना। ये नहीं कि जितना कमाया खर्च हो गया, लेकिन उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। और अक्टूबर के बाद से और भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। गुरु शनि राहु लगभग इनका ऐसा, आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये एक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वृषभ राशि में जो लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई, क्योंकि ये आजकल नहीं बहुत बड़ा कंसर्न भी है, मैं देखता हूँ कई बार, आप करियर में तो बहुत अच्छे सफल हो गए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है, पर फिर भी क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्रभाव है आपके मैरिज के रिश्ते या तो आ ही नहीं रहे
या आ रहे हैं तो बात नहीं बन रही है। जी तो वृषभ राशि वालों के लिए ये एक अच्छा है कि ये साल अच्छा है। अगर आप प्रतीक्षारत हैं कि मैरिज हो जाए तो मैरिज होने की शादी स्थिति, फाइनल हो जाएगी। हाँ शादी फाइनल हो जाएगी। और अगर विवाह में है तो अक्टूबर के बाद आपके लिए और अच्छा समय आ जाएगा। जी तो ओवरऑल यहाँ पे भी स्थिति जो है वो ठीक है। अब इसमें ना देखिए एक चैप्टर और छूट रहा है थोड़ा सा, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी या इनके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मनुष्य है ना तो इच्छा तो हमेशा रहती है। अभी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे भी जो भी करते हैं, हालांकि रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसे मान लो एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी कोई पसंद आई, लेने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन लेना है सावधानी के साथ। मतलब इतना उतावलापन नहीं दिखाना है कि ओ ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई, फिर आप उसमें और कुछ नहीं देख रहे हो। आप पूरी प्रॉपर्टी को ठीक ढंग से चेक करो, उसका लीगल स्टेटस चेक करो, पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रखो जी, क्योंकि अच्छे समय में ही ना कई बार आपको धोखा भी मिलता है। जी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर वृषभ राशि वाले माता लक्ष्मी या दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जिससे उनका फोकस कंसंट्रेट रहेगा। या तो हरी दूर्वा मिल जाए, या हरी दूर्वा न मिले तो हरा मूंग। एक प्रैक्टिस ये करें कि रोज गणपति जी को ओम गंग गणपते नमः कहते हुए, अगर संभव हो सके तो 108 बार, ना संभव हो सके तो कम से कम 11 बार अच्छा, ये हरे मूंग के दाने अपनी धूप दीप करके अर्पित करें। और जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो उसमें से एक दाना मूंग का उठा के अपनी पॉकेट में रख लें। ओके। और शाम को जब आते हैं तो वापस उसमें रख के एक तरफ इकट्ठा करते रहें। पूरे साल इस उपाय को करो, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा वृषभ राशि के लिए रहेगा। तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ, थोड़े से उपाय करेंगे तो अच्छा ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात जी। तो अगली राशि पे आ जाते हैं आचार्य जी। हाँ, जेमिनाई, मिथुन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिथुन राशि की बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला। तो देखिए लगभग ग्रह गोचर की स्थिति इनके लिए भी ठीक है, लेकिन इनके लिए राहु केतु के कारण थोड़ी सी इनको सावधानी रखनी पड़ेगी, जो मैं गोचर में देख पा रहा हूँ। और मेहनत थोड़ी सी इनको ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके स्थिति इनके लिए ज्यादा अच्छी होगी। हम सीधे उस पर बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा जी। तो एजुकेशन की बात करें अगर तो गुरु की दृष्टि जो है वो बढ़िया है। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। और दूसरा, अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है, आप उसमें अच्छा करेंगे। सलाह रहेगी कि जहां तक हो सके, मैं वैसे ये कहेंगे आप सलाह नहीं है तो आप सबको मैं एडवाइस देता हूँ, भाई अपने काम को लेकर फोकस रहो, अपनी तरफ से मेहनत करो। रिजल्ट आता है नहीं, जैसे अब एक छोटी सी बात आगे लेके चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ मैं। शनि की 7.5 में आलस्य बढ़ता है। आलस्य बढ़ता है, आप अपने काम को छोड़ने लगते हो। सपोज करो मेरा कोई भी काम है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो अच्छा आउटपुट दे रहा था, लेकिन जब 7.5 आई ना तो मेरी सेल कम हो गई। सेल कम हुई तो पहले जहां मैं रोज सुबह वहां 8 बजे या 10 बजे पहुंचता था, मैं 2 बजे दिन में जाने लगा। मैं रात को वहां 10 बजे तक रहता था, मैं शाम को 4 बजे वापस आने लगा। ये जो लापरवाही हम करते हैं ना, और फिर बाद में रोते हैं कि शनि महाराज ने सब खराब कर दिया। इस समय तो आपको दुगनी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, अगर ये दुगनी मेहनत करोगे तो 7.5 आपके लिए रिवार्डिंग हो जाएगी। आप ये मत देखो कि रिजल्ट क्या है, आप ये देखो कि आप कितना परिश्रम कर रहे हो। तो वो करेंगे तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिए लगभग स्थिति अच्छी है मिथुन राशि के लिए, और जून के बाद से थोड़ा सा और भी मतलब अच्छा हो जाएगा हेल्थ को लेकर, लेकिन थोड़ा जून तक ध्यान रखेंगे। कमर से नीचे के व्याधियां परेशान कर सकती हैं। अच्छा, मतलब जैसे लाइक सियाटिका का पेन हो गया या कोई और दिक्कत हो गई, हाँ, इस तरीके तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। अगर हम उसके लिए बात करें बिजनेस के लिए या यहाँ पे तो करियर रिलेटेड तो शनि महाराज की स्थिति ये कहती है मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति का समय है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ओवर स्पीड नहीं करना है, थोड़ा सा धीमी गति से चलिए। शनि महाराज भी स्लो मूविंग है, वो बहुत जल्दी आपकी जो राशि हो उस पर प्रभाव डालना बंद नहीं करने वाले। तो अगर धीमी गति से चलेंगे तो अंत में आप पाएंगे कि आपके लिए साल अच्छा रहा है बिजनेस की दृष्टि से, है ना। और नौकरी वाले के लिए बात करें तो उनके लिए भी ये साल लगभग अच्छा है, लेकिन जून से लेके अक्टूबर तक, है ना, ये जो टाइम है यहाँ पर अगर वो डेडिकेशन से जून से अक्टूबर अगर वो डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो उनको उनके वर्किंग फील्ड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब जैसे होता है ना, कई बार
हम्म। आजकल आता है ना, बॉस की चमचागिरी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अनचाही यात्राएं हो सकती हैं जो तनाव दे सकती हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें। और मंगल की स्थिति क्योंकि ऐसी रहेगी जहां पर आपके कुलीग आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ओके। तो वहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये मिथुन राशि के लिए रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस पिछले साल से डेफिनेटली अच्छा, नहीं 2025 जो था उससे अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मिथुन राशि वाले एंजॉय करेंगे। लेकिन कुछ मतलब जो गुरु की प्लेसमेंट है ना, वो ये कहती है कि आप सोचे समझे बिना भी कुछ खर्च करेंगे। अब यहां पे वही आ गई बात कि ये गाइडेंस ये है कि आप अपने भीतर चेंज करो। आप पहले ये प्रायोरिटी अपनी फिक्स करो कि भाई ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब जो भी दिल में आ रहा आप एक्सपेंस किए जा रहे, ये नहीं करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्र और केतु की इनको हेल्प मिल रही है, अच्छी मिल रही है। अगर लव लाइफ की बात करें तो उसके लिए ये साल लगभग ठीक ठाक है। और जून के बाद से गुरु महाराज की भी दृष्टि पड़ जाएगी। अब यहाँ एक छोटी सी बात कहूंगा, देखिए प्रेम का भी पैमाना ना अलग अलग है। आजकल क्या हो गया है, क्योंकि हम तो कंसल्टेशन देते देखते हैं, प्रेम में भी ना स्वार्थ और चालाकी भरी हुई है। अगर ये स्वार्थ वाला प्रेम है तो जो मैं टाइम आपको बता रहा हूं, जून के बाद से अगर आपके रिश्ते में खोखलापन है तो तैयार हो जाओ कि ब्रेकअप होना है। अच्छा, चाहे मैरिज हो वो भी ब्रेक होगी? नहीं, मैरिज को तो थोड़ा सा हम इसको अलग पैरेलल में रखते हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें। मैरिज एक सोशल रिकॉग्निशन है, वही है जब आप किसी रिलेशन में होते हो तो एक्चुअली आपकी और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग होती है। आप दुनिया से बचते हो, अरे यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ मेरा भाई आ सकता है या मेरा पापा आ सकता है। लेकिन जब शादी होती तो फिर कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं भी रहो। तो अब होता क्या है, जिस पे सोशल प्रेशर है उस पे प्लैनेट भी कम इंपैक्ट करते हैं जी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं ताकि लोगों को एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मेरे यंगर ब्रदर है, उनकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं मैरिज लाइफ के लिए। अच्छा। और किस्मत की बात है कि उनकी वाइफ की भी कुंडली बहुत अच्छी नहीं, लेकिन क्योंकि फैमिली ऐसी है तो कंफर्टेबली वो ठीक है, कभी कभार खिटपिट करके और अच्छा चल रहा है। हमारी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है डाइवोर्स की, तो हम ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा टैबू है जी जी कि भाई डाइवोर्स, अरे अब तो प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। तो वो प्रतिष्ठा के लिए ना इंसान थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलता और चीजें चल जाती जी। फिर आगे बच्चे भी ऐड ऑन हो जाते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी एक रीजन है। अब रिलेशनशिप में ये बैकअप हमको नहीं मिलता है ना। अगर आप शादीशुदा है, आप दोनों में कुछ अनबन हुई, आपकी भी फैमिली लड़की की भी फैमिली मिल बैठ के समस्या को सुलझाते हैं। सोशल प्रेशर होता है। रिलेशनशिप में कोई गारंटी थोड़ी है, अरे चल तेरे पर तू गरीब आदमी है, तेरे से नहीं करनी, अब जा रहे हैं हम कहीं और, है ना। तो ये अंतर है दोनों में। तो प्लेनेट का इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है। वो ये देखता है कि बॉन्डिंग कैसी है, इंप्रेशन कैसा है, आपको समझाने वाले लोगों का ऑरा कैसा है। आप जैसे मैं कहूँ कि जो मेरे ब्रदर की वाइफ है, वो मतलब इतना मेरी लाइफ में मैंने देखा कि बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो अगर कभी कुछ भी हुआ, मैंने बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, इस तरीके से, तो उसने फिर उसको वैसे ही किया होगा। तो ये चीज मेंटेन करने के लिए आ गई ना। लेकिन लव रिलेशनशिप में कौन पड़ेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा, तो वहां पे दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर के मैरिज लाइफ के लिए भी मैं कहूंगा ओवरऑल ये समय अच्छा है। पर बात आती है डेडिकेशन की, तो देखिए फिर चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे मैरिज लाइफ है, अगर आप मैरिज लाइफ में भी लॉयल नहीं रहोगे तो दिक्कत होगी, और रिलेशनशिप में भी अगर आपके भीतर लॉयल्टी नहीं है तो नेचुरल है वहां भी प्रॉब्लम होगी। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना। गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, और जैसा कि गुरु की कृपा रहेगी तो कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, है ना। कुछ किसी परिवार के नए सदस्य का आगमन हो, कोई मैरिज हो, तो ऐसे ओकेजन भी घर में हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दिसंबर के बाद से थोड़ा सा जो समय रहेगा, दिसंबर 2026 के बाद से वहां थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी जी, है ना। भूमि भवन वाहन के लिए भी लगभग ये चीजें ठीक है। शनि की दृष्टि ऐसी है कि वो ये कहती है कि भाई अगर जो थोड़ा दूर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। करना क्या चाहिए, बहुत सिंपल सा उपाय। हर सनातनी के घर में लगभग जो थोड़ा भी सनातन धर्म में बिलीव रखते हैं, तुलसी का पौधा जरूर होता है।
और एक जी। मान्यता होती है भी तुलसी को दीपक हाँ। जलाना चाहिए। तो तुलसी की पूजा करें, मतलब दीपदान रोज करें, या आप करें या आपकी पत्नी करे, तो गरीब परिवार में मंगल रहेगा। दूसरे, अगर कोई गौशाला हो तो वहां कुछ डोनेशन कर दीजिए, या आपके आसपास लोकेलिटी में गाय हो तो जो भी हरा चारा, अब हरा चारा शहरों में तो, गांव में तो मिल जाएगा, जी। शहरों में नहीं मिलेगा, तो वहां क्या है, आप कोई सा साग ले सकते हो, तो हरा साग बुधवार के दिन आप गाय को खिला सकते हैं, है ना। और बाकी शनि के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया है। और हो सके ना तो एक जुपिटर के अच्छे इम्पैक्ट के लिए ना, अगर पॉसिबल हो सके तो कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशन में येलो कलर का कपड़ा जरूर रखें। अच्छा, जेमिनाई वाले। हाँ, जेमिनाई वाले। अगली राशि पे आ जाते हैं, कर्क यानी कैंसर। 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, कर्क वालों के लिए एक खुशखबरी तो ये है कि जो इनकी शनि की ढैया चल रही थी वो मार्च में खत्म हो गई थी। ओके। लेकिन एक बोलते ना कि अब बहुत से लोग हंसते हैं बोलते हुए कि अब इनके ऊपर पनौती चल रही है। अच्छा, कर्क पे। अच्छा। कि ऐसा माना जाता है कि भाई चलो मतलब वो है तो, लेकिन इस पे नहीं जाना, ये मैंने थोड़ा सा, जो लोग सुन भी रहे हैं ना, उनका थोड़ा मूड चेंज करने के लिए बोल दिया ऐसा, वो नहीं करना। अब हम आते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, इसमें ना जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, विदेश में रह के काम कर रहे हैं या किसी जगह रह रहे हैं, तो यहाँ पर ना उनकी इनकम भी बढ़ेगी और एक्सपेंस भी बढ़ेगा। अच्छा। मतलब अब ये कई लोगों को गले से नीचे नहीं उतरेगी, होगा क्या, आर्थिक स्थिति भी इंक्रीज होगी, लेकिन साथ में खर्चे भी उसी तरीके से बढ़ेंगे। मतलब जो आएगा वो खर्चा भी खर्चे बढ़ता जाएगा। अब इसमें टिप्स क्या है, आप बैलेंस करो। वही बात आ गई कि जो भी आपको प्लानिंग करनी है ना, वो पहले से प्री प्लान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, डू एंड डोंट। होता है ना, कई बार सेल अच्छी आई, मोबाइल बदल देते हैं, हाँ। जबकि जरूरत नहीं है जी। लेकिन हमने बदला। पर ये कर्क राशि वालों को ध्यान रखना होगा, सेल तो आती रहेगी, मेरा काम चल रहा है, मैं क्यों करूं, फिर उनको बचत मिलेगी। अक्टूबर के बाद से जो स्थिति नजर आ रही मुझे, वो फाइनेंशियली ग्रो करने का टाइम है। अक्टूबर 2026 के बाद से जी। तो अगर शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति रहेगी। अब शनि महाराज की जो स्थिति है, ये कह रही है सफलता उनको धीमे मिलेगी लेकिन स्टेबल मिलेगी। अच्छा। तो थोड़ा सा यहाँ पर पनौती वाले सबसे डरने की जरूरत नहीं है जी। मतलब थोड़ा सा हमको यहाँ पे कूल रहने की जरूरत है। हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और मतलब हम कहें कंपटीटर जो हमारे हैं उनके लिए अगर हम प्लानिंग बना करके चलेंगे तो वो हमको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कोशिश करेंगे नुकसान पहुंचाने की। अच्छा। लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरा एक ये है कि भाई थोड़ा सा जो लोग मैरिड है उनको कोशिश ये करनी है कि अपनी मतलब मैरिज लाइफ में ना एक कंफर्टेबिलिटी मेंटेन करके चलें, खास करके कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों के साथ ना मैं इस बात को हमेशा ही बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, कर्क राशि ना बड़ी इमोशनल है। अच्छा। इसका मालिक कौन है, चंद्रमा है। ठाकुर जी जो है ना, राजा राम जी, इनकी भी कर्क राशि थी। अच्छा। तो इनको अकारण करुणा निधान कहा गया है कि मतलब बिना कारण के भी ये ढूंढते रहते हैं मैं किस पर कृपा कर दूं। तो ऐसे ये राशि ना बड़ी इमोशनल है। तो जो भी चेंजेस होते हैं ना, इन पे इसका इम्पैक्ट आता है। हालांकि इनके लिए अच्छा भी है क्योंकि गुरु कर्क में उच्च राशि का भी होगा। अच्छा। तो इनके लिए ये 2026 अच्छा है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके इनको रखना पड़ेगा। हाँ 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 बिल्कुल। अगर हम बात करें नौकरी के लिए, तो जून तक थोड़ा सा ऐसा है जहां पर दौड़ भाग करने के बाद भी या मेहनत करने के बाद भी आपके मन में थोड़ा सा डिमोटिवेशन ऐसा आ सकता है कि भाई मेहनत तो बहुत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला जी। पर पेशेंस रखेंगे तो उसके बाद से जून से लेके अक्टूबर का टाइम ऐसा रहेगा जब आपको हो सकता है कि आउट ऑफ द टर्म कुछ रिकॉग्निशन मिले, कुछ इंक्रीमेंट मिले, या जैसे होता है ना जनरली कि भाई प्रमोशन तो मार्च में होती है या जनवरी में अनाउंसमेंट होता है, आपको बारी से हटके भी रिकॉग्निशन या प्रमोशन मिल सकता है। अच्छा। तो ये इनके लिए एक अच्छा रहेगा, है ना। और लेकिन बस यही है कि ऑफिस की किसी षड्यंत्र में शामिल ना हो। षड्यंत्र इन द सेंस की कोई किसी की चुगली हो रही है, आप वहां जाके थर्ड पार्टी बन के आप मजे ले रहे हो, तो ये चीज आप अपने आप को दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ये सिंपल से टिप्स हैं जिसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। हेल्थ को लेकर के कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन जून एक ऐसा समय है जहां पर इनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। वो थोड़ा सा हमको ध्यान रख के चलना पड़ेगा।
है ना। और शनि महाराज की जो दृष्टि वो ये कहती है कि ये जो, हालांकि शनि कारक इधर के हैं, लेकिन उनकी दृष्टि ये कहती है कि आपको कंधे से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो नहीं कि सबको होगी। किसी पता ना कि आपको कोई पहले की चीज है वो अचानक आ सकती है, कोई चोट लगी है, कहते हैं ना भाई कि ये मौसम बदला तो चोट आ गई, तो यहाँ थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जून से अक्टूबर के भीतर का टाइम ऐसा है जहां आप हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट फील करेंगे, बढ़िया फील करेंगे, है ना। तो और एक बात है कर्क राशि के जातकों के लिए कि अप्रैल से अगस्त व्हीकल ड्राइव करते समय आपको केयरफुल रहना है, जर्नी करते समय आपको केयरफुल रहना है, मतलब यहां थोड़ी सी आपको सावधानी बना करके चलनी है। एजुकेशन के लिए बढ़िया है टाइम पीरियड, और खास करके ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, कई स्टूडेंट की अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश चले जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अब यहाँ कई लोग कहेंगे जो जी हमने तो सुना है कि 7 समुंदर पार गया उसके ग्रह असर नहीं करेंगे। ग्रह हर जगह असर करते हैं, क्योंकि सूर्य वही है। उनके लिए वीनस अलग नहीं है, उनके लिए सूर्य अलग नहीं है, सूर्य ही है। इसीलिए ना एक छोटी सी टिप्स भी शेयर कर दूं आपको, फॉरेन वाली बात आ गई तो, क्योंकि राशिफल के माध्यम से काम की भी चीजें लोगों को पता लगती है। जब भी किसी का इंटेंशन हो ना कि उसे फॉरेन में अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फॉरेन में वो कुछ चाहता है, मतलब स्टडी रिलेटेड या काम रिलेटेड, कुछ भी, मतलब हाँ, मतलब चाहे स्टडी हो चाहे स्पेशली काम के लिए तो है ही है। आप ना सूर्य को मजबूत करो। अच्छा। क्योंकि सूर्य क्या करते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। मैंने कहा ना सूर्य एक ही है, अमेरिका के लिए भी वही है, हिंदुस्तान के लिए भी वही है। जब आप सूर्य देव से प्रार्थना करते हो ना, तो आपके लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप राहु को मेंटेन करते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, हनुमान जी की उपासना। अब आपको ये हनुमान जी की उपासना से फॉरेन का क्या कनेक्शन है? हनुमान जी ने कब से वीजा सेंटर खोल लिया, है ना। अब देखिए, सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी विदेश में जाके? हनुमान जी ने। लंका में जाके की थी। बिल्कुल सही बात है। तो और दूसरे मारुति के पुत्र हैं वायु। आप जब फॉरेन जाओगे तो कैसे जाओगे? बाई एरोप्लेन। अब वो हमारे जो उपाय है ना, वो देश काल पात्र के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ऐसे समय में हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको वायुयान की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। जाओगे तो उसी से। तो वो चीजें करो जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लॉजिकल बैठ रही। ये 3 चीजें अगर कोई करे तो उसके वीजा में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही तो भी दूर होगी, फॉरेन ट्रेवल की उसकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, फॉरेन में मतलब एक सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सिंपल 3 चीजें। तो ये अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर जो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए पिछले वर्ष से बेहतर है, जैसा मिथुन वालों के लिए था, है ना। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। जनवरी से मई तक थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम कम मिलेंगे। ऐसे समय में ना आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप उससे सलाह मशवरा करो। आप ओवर स्मार्ट मत बनो, अरे ये तो पुराने जमाने की, इनको क्या पता हो। आप ठीक है अपने मन की करो, पर उनके साथ इज्जत के साथ जाके बैठो। आप उनसे थोड़ा सा सजेशन लो कि ऐसी ऐसी चीजें क्या करें, सलाह लो खाली। और ऐसा भी ना लगे कि सलाह मतलब 420 करके, हाँ सीरियस होके लो। उनके दिल में लगे कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंस है। सैटर्न आपको अपने आप हेल्प कर देगा, जुपिटर आपको अपने आप हेल्प कर देगा, है ना। छोटा सी टिप्स, बिल्कुल सही बात। बृहस्पति बुजुर्गों को रिप्रेजेंट कर रहा है, शनि भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा। तो ऐसे में जब आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो तो प्लेनेट का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ठीक होता है जी। हर चीज में ही नहीं कि मैं बड़ी बड़ी पूजा करूंगा तभी होगा। अपनी लाइफ को चेंज करो थोड़ा सा, अपने भीतर वो फीलिंग लेके आओ, उनकी ब्लेसिंग ही तो मिलेगी। जब आप उनके पास इज्जत के साथ बैठोगे, थोड़ी इंपॉर्टेंस दोगे, तो दिल से ही सोचेंगे कि भाई भगवान करे इसका अच्छा हो जी, तो ब्लेसिंग मिलेगी। बिजनेस के लिए ठीक है, मतलब स्थिति अच्छी है। थोड़ा बुजुर्गों से निर्णय लेकर के अगर जो आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अच्छा, वहां थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, जब भी करें तो डबल चेक करके करें। फाइनेंशियल के लेकर कहें तो 2 जून के बाद जो सिचुएशन बन रही है वो ये कहती है कि अगर कहीं आपका मनी कोई ब्लॉक है तो आएगा। अच्छा, हाँ, अब क्यों आएगा? क्योंकि कर्क राशि के लिए जैसा मैंने कहा ना कि जुपिटर अच्छा भी रहेगा। तो कर्क राशि एक ऐसी राशि है जहां पर ना जुपिटर एग्जाल्टेड रहते हैं। ओके, तो 2 जून से क्या होगा कि जुपिटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जून से जो टाइम शुरू होगा उसमें अगर कहीं आपका पैसा फंसा है तो पैसा निकलेगा। और कई बार क्या होता है ना रुचि जी,
लाइफ में अपना ही पैसा होता है, और मिल नहीं रहा होता नहीं मिल रहा होता, और जब जी। मिलता है ना तो आपको ऐसा लगता है शायद अच्छा, मेरे पे इसने एहसान कर दिया, एहसान कर है दिया। ना? जी जी। तो ऐसा कोई धन होगा तो रुकेगा। बुध का भी इस समय आपके लिए ठीक है। शनि की दृष्टि से थोड़ी सी सेविंग कमजोर हो सकती है। ओके। प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लानिंग कैसी? सेविंग अकाउंट में रख करके सेविंग करने की सोचेंगे, शनि महाराज साफ कर देंगे। अच्छा। हाँ जी, शनि है दीर्घकालिक, आपका पीपीएफ अकाउंट है, डाल के भूल जाओ। ओके। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, हम्म। ये पैसा कभी आपको याद आएगा कि भाई इस समय बचाया था, है ना? जी। तो ये करना है। लव लाइफ के लिए कुल मिलाकर के ठीक है। जून से अक्टूबर मतलब अगर हम देखें तो प्रेम में तो मिठास रहेगी, हो सकता है आप किसी नए रिश्ते में भी जाएं। और शनि महाराज ये कह रहे हैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। लव लाइफ में है अगर जो, तो शनि महाराज की एक मतलब इंडिकेशन है। नहीं, ये शनि तो वैसे भी न्याय प्रिय ग्रह है ना। जी जी। जब आप किसी के साथ चीटिंग करोगे, फ्रॉड करोगे, तो डेफिनेटली आपको दंड मिलेगा। हम्म। देखिए कई बार ना कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको आपके व्यूवर्स के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी। जैसे कि शनि और यमराज ये सूर्य पुत्र हैं, दोनों भाई भाई हैं। जी जी। अब शनि की ड्यूटी है इस मतलब धरती पर आपको यमराज के तुल्य दंड देने। अच्छा। अगर आपने गलती की तो धरती की यमराज कौन है? शनि है। ओके। और वहां की यमराज सूर्यपुत्र यमराज ही है। ये तो नई बात बताई आपने। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। जी। तो लेकिन हमें ना देखिए, यमराज हम सुनते हैं या शनि महाराज, ये न्याय के प्रतिनिधि हैं। अगर आपका अपना मतलब एक होता है ना कि हम कुछ एक्शन ऐसे करते हैं जो समाज में अच्छे लगे, हम दिल से तो बड़े मक्कार होते हैं। हाँ। अगर आप दिल से अच्छे हो, आप अपनी ड्यूटी अच्छी कर रहे हो, आप चिंता मत करो सामने वाला रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, शनि महाराज अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करवा देंगे। तो ये इनको थोड़ा सा करना रहेगा। ये लव लाइफ के लिए भी है कि सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें, है ना? जो मैरिज के लिए बेताब में बेचारे, उनके लिए भी ठीक है। जून से 31 अक्टूबर तक मतलब उनके लिए हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, सगाई हो जाए, उनकी खोज जो है वो पूरी हो जाए, है ना? लेकिन मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा आगे वर्ष के अंत में जो भी मैरिड कपल है उनको अपनी उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी अपने बस ये है कि गुरु की तो ब्लेसिंग रहेगी, पर अपने लिए भी थोड़ा सा अच्छा वाणी पे कंट्रोल करके। वाणी पे कंट्रोल करके। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा बोला, ये शब्द आपने एकदम याद दिला दिया। हाँ जी। अब यहाँ पे पारिवारिक बात करें तो रिश्तों को संभाल करके चलना, जैसा मैं ट्रांजिट का इम्पैक्ट देख पा रहा हूँ। दिसंबर के बाद जो मैंने बोला वहां थोड़ा सा ध्यान रखना। शुरुआत कुल मिलाकर के अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। मंगल ना अस्त होंगे। अच्छा। इस बार ना मंगल अस्त भी होंगे, तो अस्त होते ही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी है। मंगल क्योंकि भूमि पुत्र है, ओके। तो मंगल जब कंबस्ट रहे ना सूर्य से एक निश्चित अंश में आने पर प्लेनेट कंबस्ट होते हैं। जब मंगल अस्त हो ना तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी डील कोई ना करें। ओके। और एक टिप्स आपके यूजर्स को और देता हूँ, जैसे कोई खाली लैंड का टुकड़ा है तो मंगल इम्पैक्ट में, अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तो शनि भी आ गया। अच्छा। हाँ जी, ओके। तब शनि भी आ गया। तो अगर कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड या कोई फार्म हाउस खरीद रहे हैं अनडेवलप्ड, तो मंगल के अस्त होने पर ना खरीदें तो ज्यादा अच्छा है। ओके। वाहन के लिए लगभग ठीक है। कोई वाहन लेना चाहते हैं तो जून के बाद से 14 मई से लेकर 8 जून के भीतर आप चाहें तो वाहन खरीदें तो अच्छा रहेगा। अब चंद्रमा के लिए ना एक सिंपल सा उपाय कर्क राशि के लिए बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है, आपके मन को शांति भी देगा और मन के जीते जीत है तो मन के हारे हार। सुबह ना सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करना ही चाहिए, एक लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए, एक चुटकी काला तिल, ठीक है, शिवलिंग पर जाके धूप दीप करके उससे अभिषेक करना है। ओम सोमेश्वराय नमः बोलते हुए और इसी मंत्र की चैंटिंग कीजिए कम से कम 5 मिनट। मत ज्यादा करो और अच्छी बात है, लेकिन 5 मिनट। कर्क राशि वालों को इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिन में ना उनको, अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा मतलब सपोज करो नीच राशि में ही बैठा है, शनि राहु के से दृष्ट होके बैठा है, तो ऐसी स्थिति में तो ये उपाय भी धीरे धीरे असर करेगा। नहीं, अगर चंद्रमा ठीक है तो
1 महीने में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके। देखिए, चंद्रमा के लिए ना मैं कुछ नहीं करना। हम्म, जब हम उसको अगर ऐसे समझेंगे ना थोड़ा सा कि चंद्रमा का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। हम्म, चंद्रमा का जब जन्म हुआ ना तो तेज इतना ज्यादा था कि वो 10 दिशाएं भी नहीं संभाल सकी। हम्म, तो यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी पे गिर पड़े। ओके। तो क्षीण और कमजोर चंद्रमा का जन्म होता है। ऐसा जब हम स्टूडेंट थे ना, मैं पढ़ाया जाता था, जी जी। क्योंकि इसी से आप आगे प्रिडिक्शन करोगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपने रथ में बिठाया और पृथ्वी के 21 चक्कर लगाए, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, तो चंद्रमा को इससे बल मिला। जी। तब से एक ज्योतिष में मान्यता है कि चंद्रमा के लिए कुछ नहीं, केवल मंत्र जाप, चाहे चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करो। अब आप कहोगे जी आपने चंद्रमा का बीज मंत्र तो बताया नहीं, आपने तो ओम सोमेश्वराय नमः बोला। सोमेश्वराय क्यों बोला? क्योंकि गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, वहीं पर चंद्रमा को भगवान शिव ने श्राप मुक्त किया था। अच्छा। चंद्रमा की शादी दक्ष की जो 27 कन्याएं हैं, 27 नक्षत्र, उनके साथ हुआ था। तो चंद्रमा ना रोहिणी के साथ ज्यादा टाइम व्यतीत करते थे और बाकियों के साथ नहीं करते। तो बाकी लड़कियों ने शिकायत कर दी कि भाई देखो आपने शादी तो कर ली, ये हमेशा रोहिणी के साथ रहते हैं। तो उन्होंने क्रोध में आके गलित क्षय हो जाने का श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें, मतलब तुम्हारी बॉडी गल जाएगी। अच्छा। अब चंद्रमा बड़े परेशान, भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने कहा देखो श्राप तो नष्ट नहीं करूंगा, पर मैं ऐसा कर दूंगा कि 15 दिन गलोगे और 15 दिन बढ़ोगे। अच्छा। तो वही पक्ष है हमारे, है ना, अच्छा, अमावस्या जी, में जी, घटना, पूर्णिमा में शुक्ल पर्व पक्ष, और कृष्ण पक्ष। ओके। तो अब वहां पर भगवान शिव ने इनको मस्तक पे भी धारण किया है श्राप मुक्त करके। तो जब आप भगवान शिव की आराधना करते हो तो क्योंकि चंद्रमा मस्तक पर है, तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो अच्छा। इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बना करके दिया कि भगवान शिव की भी ब्लेसिंग हो और चंद्रमा भी मजबूत हो जाए। इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि आप अगर कर्क राशि वाले करेंगे तो वो फील करेंगे अपनी लाइफ में। क्या बात है। तो ये था कर्क राशि। तो बहुत ही बढ़िया, कर्क राशि वालों को मिल गया उपाय 2026 के लिए। आपने बहुत ही मतलब एक इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सटीक तरीके से मुझे लगता है 2026 की प्रिडिक्शंस बताई हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। ज़रूर आप कहीं ना कहीं 2026 से रिलेट करेंगे। मैं तो आचार्य जी की बातों को बहुत ही पॉजिटिव मानती हूँ और उनकी प्रिडिक्शंस जानती हूँ। आपके ऊपर भी जब आएंगी तो आई होप आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल आपके साथ ऐसा हुआ। और आप जो उन्होंने रेमेडीज दी हैं, छोटे छोटे मंत्र दिए हैं, प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए, जिस गाइडेंस से आपकी लाइफ में भी एक सफलता मिले या पीस रहे आपकी लाइफ में। तो अगर अच्छा लगा हो आज का पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आज आपका। धन्यवाद।